दोस्तों, जब से गर्मियां शुरू हुई थी तब से एक मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पंखे का। क्योंकि उसका आवाज आता था और माइक्रोफोन से हवा टकराती थी, उसके कारण मेरा आवाज थोड़ा ब्लर होने लग, ब्लर नहीं, घर्षण इफेक्ट शुरू हो जाती थी। लेकिन आज वातावरण ठंडा है और आगे सर्दियों का मौसम आएगा तो अब आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैं आई बुक लेकर आया हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब पर भी लेकर आया हूँ, लेकिन यूट्यूब की कहानी लेकर आया हूँ। कैसे शुरू हुआ, कैसे तीन लोग मिलते हैं, अपने अपने विचार शेयर करते हैं एक दूसरे से, और फिर अपनी वेबसाइट बनाते हैं। और यूट्यूब कैसे अस्तित्व में आया और गूगल ने खरीद कर बाद में कैसे इसे दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा सर्च इंजन बनाया। तो शुरू करते हैं यूट्यूब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कुछ देशों को छोड़कर, चाइना ऐसे कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया उस पर जुड़ी हुई है। ये फैक्ट है दोस्तों। जहां कोई भी व्यक्ति वीडियो फोटो अपलोड कर सकता है, सबके पास फोन है और सब लोग कर सकते हैं। अगर हम इसे पब्लिसिटी का रास्ता कहे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक पब्लिसिटी का रास्ता ही है। अब यूट्यूब पर गरीब से लेकर अमीर तक, राजा से लेकर प्रजा तक सब समान है दोस्तों यूट्यूब पर। और सबका गाइडलाइन के मुताबिक समान हक है। गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हो तो फिर यूट्यूब आपके प्रति कार्यवाही करता है, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक करते हो काम यूट्यूब पर तो आपके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन ये लाल बटन यूट्यूब का अस्तित्व में कैसे आया, इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। तो शुरुआत पहले चैप्टर से करते हैं। तीन अलग रास्ते से आए मुसाफिर और एक नियति, यानी एक ही डेस्टिनी। पहले चैप्टर का नाम दिया है मैंने। ताइपे कहां पर आया आपको पता होगा। ताइपे में रातें नियन की रोशनी से जगमगाती थी। अब आप कहानी थोड़ी मूर्ख होकर सुनना, ताकि आपको कहानी बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कंपनी अस्तित्व में कैसे आ जाती है। तो ताइपे से शुरू हुआ और वहां की बाजार की नियन रोशनी मानो सितारे टमटमा रहे हो। बाजार में तो इसी प्रकार का लाइटिंग के कारण दिखता है। अब 1978 में 1978 में जन्म हुआ स्टीव चेन का। स्टीव चेन नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ ताइपे में। बचपन इन्हीं चमकती गलियों में बीता उनका, जहां बाजार की रौनक और टेक्नोलॉजी की नई नई लहरें आ रही थी। उसके युवा मन को आकर्षित जरूर करती थी। उनके पिता इंजीनियर थे और शायद यही से स्टीव के भीतर कंप्यूटर कोड की लाइनों के लिए प्रेम जागा कि कंप्यूटर में कुछ तो ऐसा है। और उन्होंने प्रोग्रामिंग में अपना और कंप्यूटर में अपना थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अब 8 साल की उम्र में जब उनका परिवार अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो अपने वतन ताइपे की वो चमक उनके दिल में बसी रही यथावत। वतन यार कौन भूलता है, चाहे कितने भी दूर चले जाओ, लेकिन वतन की यादें हमेशा आदमी के साथ रहती है। अब स्कूल में उन्हें विदेशी कहा जाता है, फॉरेनर कहा जाता था स्टीव चेन को। लेकिन स्टीव ने अपनी इस अलग पहचान को ही, अपनी इस अलग आइडेंटिटी को, उनको फॉरेनर तो कहा जाता था, ये एक अलग प्रकार की आइडेंटिटी थी, एक निकनेम भी कहा जा सकता है, उसी को ही अपनी ताकत बनाया। जैसे कई लोगों के निकनेम होते हैं, उनको बुरे नाम से बुलाया जाता है, नाम वो कहते हैं ना, निकनेम बनाते हैं अपने लक्षणों के अनुसार, तो आदमी बुरा मानता है। लेकिन उन्होंने, स्टीव चेन ने, इन अपने अलग पहचान को, अपने अलग नाम को ही अपनी ताकत बनाया। वो कैसे, यही तो जानने के लिए मैं ये बुक लेकर आया हूं। अब इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान उनके दिमाग में भविष्य की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के बीज बोए जा रहे थे। अब दोस्तों, कोई ना कोई आदमी जरूर उसके पास अलग अलग वातावरण में जन्म लेता है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण ही, सर्कमटेंसेस ही उसके भविष्य को आकार देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन उस वक्त हो रहे थे। 1978 में उनका जन्म और बाद में उनका परिवार अमेरिका चला गया और अमेरिका टेक्नोलॉजी इनोवेशन का केंद्र है। तो वहां पर वो सब कुछ बचपन में ही टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के बीज बोए जा रहे थे इस बच्चे के अंदर। अब कोड, कंप्यूटर कोड जो आता है, उसकी हर लाइन उनके लिए एक थियोरी थी जो दुनिया को बदल सकती थी कि इन कोडिंग से, कंप्यूटर को प्रोग्राम करके हम उससे काम करवा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं। ये उनके दिमाग में बैठ गया, ठीक से बैठ गया। अब दूसरी ओर पेंसिल्वेनिया की हरी भरी पहाड़ियों में
चाड हर्ले नाम का व्यक्ति, 3 बंदे थे, दूसरे का मैं बोल रहा हूँ। चाड हर्ले नाम का व्यक्ति, उसका बचपन कैनवास और रंगों के बीच बीता। वो एक चित्रकार जैसा आदमी था, उसकी प्रकृति चित्रकार की थी। उसका जन्म 1977 में हुआ। वो उससे एक साल छोटा था स्टीव चैन से। तो 1977 में जन्मे चाड हर्ले, उनकी आंखों में डिजाइन के प्रति लगाव था। हर एक डिजाइन को डिजाइन के रूप में देखते थे। जैसे कोई भी चीज, चश्मा हो, कोई फोन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट सामने होता है तो उसको, उसका दृष्टिकोण, उसका एंगल सोचने का यही था कि ये एक डिजाइन है। और चित्रकार जब चित्र दौड़ता है, बनाता है, तो उसको वो फ्लो स्टेट में चला जाता है और उसके दिमाग में जो उसको प्रिंट करना है वही चलता है, दूसरा कोई विचार नहीं होता है। इसलिए तल्लीन होकर काम करते हैं ये लोग। तो 1977 में जन्मे चाड हर्ले की आंखों में इस तरह की डिजाइन के प्रति लगाव था। उनके लिए हर रेखा और हर रंग एक भावना को व्यक्त करता था, एक इमोशन को व्यक्त करता था। कोई भी आदमी कुछ भी चीज देखता है तो इमोशन जरूर व्यक्त करता है, और यही तो उन्होंने यूट्यूब में किया। हम वीडियो देखते हैं और हम इमोशन को व्यक्त करते हैं अपने, हम या तो कमेंट में व्यक्त करते हैं या मनोमन अंदर अंदर व्यक्त करते हैं, लेकिन इमोशन का खेल है यहाँ पर। अब उनके लिए हर रेखा, हर रंग एक इमोशन को व्यक्त करता था। ये उनका नजरिया था। इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ग्राफिक डिजाइन की पढ़ाई करते थे। तो उस दौरान चाड हर्ले ने सीखा कि टेक्नोलॉजी और कला का मेल, टेक्नोलॉजी के साथ कला को जोड़ना है। उसका मेल दुनिया को एक नया नजरिया दे सकता है। उनका ये दृष्टिकोण बस गया दिल में। अब जो चाड हर्ले था, उनके करीबी जो दोस्त थे, वो उन्हें एक शांत और सपने देखने वाला लड़का कहते थे। वो लड़का जो अपनी स्केच बुक में भविष्य के डिजाइन बनाता था। वो उसका मतलब चाहे कुछ भी हो, उसका मतलब हो न हो, लेकिन वो डिजाइन बनाता था और यही उसका करियर का हिस्सा बन गया। अब चाड हर्ले का दिमाग यूजर की सहूलियत के इर्द गिर्द घूमता रहता था। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होती है तो यूजर यानी उपयोगकर्ता उसको जो उपयोग कर रहा है उसकी सहूलियत यानी उसको सहलाई से, सरलता से कैसे वो कर पाए, उस पर उनका ध्यान केंद्रित होता था। वो चाहते थे कि टेक्नोलॉजी न केवल काम करे बल्कि दिल को छूनी चाहिए टेक्नोलॉजी। अब पेपाल एक पेमेंट रिवॉल्यूशन की कंपनी थी, आज भी है, अब तक है, 2025 तक। उनकी डिजिटल बुक में, आई बुक में बना चुका हूँ पेपाल की कैसे अस्तित्व में आई। अब उसमें उनकी पहली नौकरी में उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया से जोड़ा। उस कंपनी में, पेपाल में उनको नौकरी मिली और टेक्नोलॉजी वहां पर, वो टेक कंपनी थी तो उन्होंने टेक्नोलॉजी से वो जुड़ गए। लेकिन उनके सपने उससे कहीं बड़े थे। वो तो था, जॉब करते थे, लेकिन सपना भी था एक कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का। अब तीसरा, जर्मनी के पूर्व में मर्सबर्ग एक जगह है जहां 1979 में 1 साल बाकी था और 1979 में जन्मे जावेद करीम। उनकी कहानी कुछ अलग थी दोस्तों। अब ये तीसरा बंदा मैं गिनवा रहा हूं आपको। एक बांग्लादेशी पिता और जर्मन मूल की माँ। उनके पिता जो थे वो हमारे पड़ोस के बांग्लादेश के थे और उनकी माँ जर्मन थी। तो उन दोनों के बेटे जावेद ने बचपन में ही सीमाओं को तोड़ना सीख लिया था। 1980 के दशक के अंत में, 1980 का डेकेड खत्म हो रहा था और अंत में जब बर्लिन की दीवार गिरी, जावेद का परिवार जर्मनी से मिनेसोटा चला गया। अब यह बात आप पूरी गहराई से सुनना, बहुत बड़ी 12 चैप्टर की बुक है। अब नई जमीन, नई भाषा, नया कल्चर, जावेद के लिए ये सब कुछ कठिनाई तो थी, लेकिन उनके भीतर एक क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासु आत्मा थी। स्कूल में उन्हें कंप्यूटर गीक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंप्यूटर गीक। लेकिन जावेद को इसकी परवाह नहीं थी कि मुझे जो कुछ भी कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं है, उनको परवाह नहीं थी। अब इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में जहां उनकी मुलाकात स्टीव चेन से हुई, जो कि ताइपे से आए थे, अमेरिका। अब जावेद ने कंप्यूटर साइंस को एक कला की तरह अपनाया, जावेद ने। और उस वक्त के कंप्यूटर कैसे होते थे वो तो आपको पता है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर कोड नहीं थी, ये दुनिया को जोड़ने का एक नजरिया था। दोस्तों, अलग अलग दृष्टिकोण सबके होते हैं। कोई कहता है कि ये ऐसा है, कोई कहता है कि ये गैजेट पागल करने की चीज है, कोई कहता है कि इससे भी अच्छा हो सकता है।
ये भी काम की चीज है, किसी को काम की लगती है, किसी को बेकार लगता है सब कुछ। तो उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ कोड या ये कोई गेम खेलने की चीज नहीं थी, ये दुनिया को जोड़ने का एक नजरिया था। और उन्होंने यूट्यूब बनाया और आज पूरी दुनिया यूट्यूब पर जुड़ गई। अब तीनों की राहें और अब बैकग्राउंड अलग था, लेकिन उनके दिल में एक समान विचार पनप रहे थे। उन तीनों के विचार एक जैसे थे और कुदरत भी उनको एक ही जगह ले जा रहा था। अब एक भाई साहब आ रहे थे ताइपे से, ताइवान, शायद ताइपे वहां पर आया होगा, और एक जर्मनी से आया, और एक शायद कहां से आया, आपने आगे देख जाकर देख लेना, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। तो कुछ ऐसा करने की चाह जो दुनिया को बदल सके, ये आशा लेकर तीनों आदमी चलते हैं अपने जीवन की सफर की ओर। अब स्टीव चेन, जिसकी टेक्नोलॉजी जो विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टीज थी कंप्यूटर में, स्टीव चेन की टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था। अब चार्ल्स हर्ले नाम का था व्यक्ति, वो डिजाइन में एक्सपर्ट था, उसको गहरी समझ थी डिजाइन की। और जावेद करीम था, उसकी वो दूर की सोचता था, एक दिन का नहीं, आज खाया कल को मैं वो खाऊंगा, वो नहीं सोचना था, वो आगे की सोचता था, 50-80 साल का सोच लेता था। ऐसे सबके दोस्तों विचार होते हैं अलग अलग। अब ये तीनों अलग अलग रंग के थे, जो एक दिन मिलकर एक ऐसे लाल रंग का बटन बनाने वाले थे, जो आपके फोन पर होता है लाल रंग का बटन, उसको हम यूट्यूब कहते हैं, वो बनाने वाले थे, जिसको दुनिया यूट्यूब के नाम से जानने वाली थी। और आज हम जानते हैं यूट्यूब यानी जहां पर वीडियो की भरमार है। लेकिन उससे पहले उन्हें एक दूसरे को ढूंढना भी तो था, ये अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, सब लोग विदेश से आए थे, अमेरिका में एक ही जगह आए थे। लेकिन अब दोस्तों, कुदरत, डेस्टिनी कैसे तीनों को एक जगह लाती है, अपने विचार साझा करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर यूट्यूब बनाते हैं। तो स्टीव चेन, जो पेपाल में एक यंग इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था, कभी कभी वो अपने भविष्य के बारे में भी सोचता था, जॉब भी करता था और भविष्य के बारे में भी सोचता था। अब रात में, वो नौकरी के बाद रात में वह अपने छोटे से घर में बैठकर कंप्यूटर कोड लिखता था, और कंप्यूटर कोड के जरिए कुछ न कुछ बनाया करता था, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाया करता था। और दिन में टेक्नोलॉजी की नई संभावनाओं पर चर्चा करता था अपने दोस्तों के साथ, कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है। अब पेपाल उस समय सिलिकॉन वैली का एक पेमेंट टेक्नोलॉजी में उभरता हुआ सितारा था, कंपनी थी। और वहां स्टीव की मुलाकात चार्ल्स हर्ले से हुई। ये तीन बंदे एक जगह मिलने वाले हैं आगे बुक में, और तीनों के विचार शेयर करेंगे और बाद में काम शुरू करेंगे, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो उनकी मुलाकात उस पेपाल कंपनी के अंदर ही चार्ल्स हर्ले से हुई। अब पेपाल कंपनी का काम क्या था, वो पेमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रदान करती थी, ऑनलाइन पेमेंट के लिए। जैसे आज हम फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं ना, वो उन्होंने 1985 में, शायद 1995 में शुरू कर दिया था। तो उनकी मुलाकात चार्ल्स हर्ले से हुई, जो पेपाल के आईडी यानी पहचान, वो लोगो था पेपाल का, उसको डिजाइन करने के लिए जाना जाता था। वो अपने शांत, वैसे पेपाल एलन मस्क की कंपनी थी, उनकी हिस्सेदारी थी उसके अंदर, वो मैं बता चुका हूं दोस्तों पिछली आई बुक्स में, और वो देख लेना आप। तो वो अपने शांत स्वभाव और क्रिएटिव दिमाग के लिए मशहूर था, उसका दिमाग बिल्कुल क्रिएटिविटी से भरा हुआ था, कुछ ना कुछ करता रहता था नया। अब बाद में इन दोनों में दोस्ती हो गई, चार्ल्स हर्ले और उनके स्टीव चेन के दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लेकिन उनकी बातचीत में एक तीसरे साथी की कमी थोड़ी थी, एक तीसरे साथी की जरूरत थी, और वो था जावेद करीम। तो जावेद करीम जो उस समय पेपल में एक इंटर्नशिप करने के लिए आया था, उसके रूप में काम कर रहा था, और अपनी गहरी विचारधारा के लिए जाना जाता था, वो गहराई में जाकर सोचता था। तीनों का टैलेंट अलग अलग था दोस्तों, एक डिजाइन में एक्सपर्ट था, एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था, एक सोचने में एक्सपर्ट था। अब तो एक दिन पेपाल की कैफेटेरिया में, जहां पर चाय, वो कैंटीन होता है ना कंपनी का, तो वहां पर ऐसे ही तीनों बातचीत शुरू हुई। उसमें जावेद ने कहा सबसे पहले, अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए, कि इंटरनेट में कुछ ऐसा होना चाहिए। तब इंटरनेट था, लेकिन ये आज वाला इंटरनेट नहीं था, वो इंटरनेट अलग था दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट में कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो लोगों को जोड़े,
उनकी कहानियां दुनिया तक पहुंच पाए, ऐसा होना चाहिए इंटरनेट के अंदर, ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। तो स्टीव चेन और चार्ड हर्ले ने भी उनकी बात को ध्यान से सुना, क्योंकि उनके विचार मिलते जुलते थे। अब यही मोमेंट उनके भविष्य की फाउंडेशन रखने वाला था। उनके सपने तो बड़े थे और गलत भी नहीं थे, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं था दोस्तों। सिलिकॉन वैली उस समय स्टार्टअप्स की एक जंगल था। ये जो कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली, अब तक जितनी मैंने आई बुक बनाई है, वो सारी की सारी कंपनियां सिलिकॉन वैली से ताल्लुक रखती है, क्योंकि वहां पर इनोवेशन होते हैं, नए नए स्टार्टअप शुरू होते हैं कंपनियां। तो सिलिकॉन वैली उस समय स्टार्टअप की एक जंगल जैसी थी, जहां हर तरह के स्टार्टअप शुरू, जंगल में जैसे पेड़ पौधे उगते हैं ना, उसी तरह नई नई कंपनियां उभर रही थी, जहां हर कोई अपनी जगह बनाने की जंग लड़ रहा था। सब लोग, पूरी दुनिया से टैलेंट आता था अमेरिका में और अपनी आइडिया अप्लाई करता था और उसमें अपनी जगह बनाने चाहते थे सब लोग। तो स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद के पास न तो बड़े इन्वेस्टमेंट था, न पैसे थे उनके पास, न ही आगे का कोई ठोस प्लान कि आगे हमें क्या करना है, कुछ नहीं था। सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब बनाएंगे हम और एक दिन पूरी दुनिया को जोड़ देगा। और एक दिन पर ईयर, आज भी अगर मैं बात करूं, $31 बिलियन का कमाई करता है यूट्यूब। जो ये उनकी देन थी दोस्तों, ये उनको पता नहीं था पहले, लेकिन उन्होंने शुरू किया और आज तस्वीर आपके सामने है। लेकिन उनके पास एक दूसरे पर विश्वास और एक अच्छा विचार जरूर था। विचार था उनके पास, अच्छा विचार था, दुनिया को जोड़ने का विचार, जो उनके दिलों में पनप रहा था। अब दोस्तों ये तीनों अमेरिका में मिलते हैं। कहाँ वो ताइपे की नीलन रोशनी, पेंसिल्वेनिया की वो हरी वादियां और पूर्वी जर्मनी की टूटी दीवारें। तीनों की कहानियां एक दिन एक प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली थी और कहानियां शेयर करने का प्लेटफॉर्म बनाने वाली थी, यानी यूट्यूब बनने वाला था। और कैसे बनता है, आप अच्छे से इस आई बुक को सुनना, देखना। तो ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी। तीन अलग अलग रास्तों पर चलने वाले इन तीनों नौजवानों ने उनकी डेस्टिनी ने एक ऐसे मकसद के लिए चुना था, कुदरत ने एक ऐसे मकसद के लिए चुना था, जो न केवल उनकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने जा रहा था। अब दोस्तों दूसरा चैप्टर मैंने लिखा है, जिसका टाइटल दिया है पेपेल के कैफेटेरिया में अचानक से दुनिया को जोड़ने का विचार किसको आया था, वो मायने रखता है, इंटरेस्टिंग होगा। तो सिलिकॉन के वैली की हवा में साल 2000 के दशक की शुरुआत में, मेरा जन्म 2002 में हुआ, लेकिन ये 2000 की बात है। तो साल 2000 की शुरुआत में कुछ खास बदलाव आ रहा था। सिलिकॉन वैली ये एक घाटी है दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां पर ये सब कुछ होता रहता है। तो सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह थी जहां सपने हकीकत से टकराते थे और वहां हर कॉफी शॉप में भविष्य की बातें होती थी। ये उनकी अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्होंने वातावरण दिया। वहां पर दुनिया की सबसे अच्छी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी थी, पढ़ाई करने के लिए लोग जाते थे अमेरिका और वहां पर फिर अपना जीवन बिताते थे। इसलिए पूरी दुनिया से जो टैलेंटेड लोग थे उनको आकर्षित किया सिलिकॉन वैली में और अपनी जो था उनके पास सामर्थ्य, नौजवानों के पास जो सामर्थ्य था वो उन्होंने वहां पर अप्लाई किया और उस देश की इकोनॉमी भी आज कहां से कहां पहुंच गई दोस्तों। तो पेपाल एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म उस समय एक उभरता हुआ स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का नमूना था। इस अनोखी घाटी में कंप्यूटरों की खनक और नए विचारों की उत्पत्ति एक साथ मिल जाती थी। एक तरफ तीन यंगस्टर्स की मुलाकात हुई थी, स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम। ये तीनों यंगस्टर थे तो उनकी मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात सिर्फ संयोग से नहीं हुई थी, संयोग से नहीं हुई थी, ये उनकी नियति, डेस्टिनी का एक रंगमंच था, जहां एक नया सर्जन होने वाला था, यूट्यूब का। अब स्टीव चेन, जिनके दिल में अभी भी ताइपे की नील रोशनी की यादें थी, यार वतन को कौन भूलता है। अब स्टीव उस पेपर में एक इंजीनियर के रूप में शामिल हुए थे। तो उनके लिए कोड लिखना यानी कंप्यूटर कोड लिखना एक ऐसा था जैसे कोई कवि अपनी कविता की पंक्तियां रचता हो। ये उनको मजा आता है इसमें। किसी को बोरिंग लगता है, थकाऊ उबल लगता है, लेकिन किसी को मजा आता है उन्हीं चीजों में। किसी को मैथमेटिक्स, गणित, सबको ज्यादातर 90% लोगों को पसंद नहीं होता है गणित, लेकिन कई लोगों को गणित ही मजा आता है। ऐसा उनके लिए प्रोग्रामिंग करना मजा मिलता था उसमें, और उसमें उन्होंने यूट्यूब बना दिया
अब दोस्तों स्टीव चेन उन दिनों रातों को अपने छोटे से डेस्क पर बैठकर सॉफ्टवेयर की समस्याओं को हल करता और दिन में अपने साथियों सहकर्मियों जो होते थे उनके साथ टेक्नोलॉजी की अनंत संभावनाओं पर चर्चा करता था। अब स्टीव चेन का स्वभाव चंचल था दोस्तों, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता भी थी, गंभीर भी था, डिसिप्लिन भी था। एक ऐसी डिसिप्लिन, एक ऐसा गंभीर थी, एक ऐसी गंभीरता जो कुछ बड़ा करने की चाहत को दर्शाती थी। इसकी गंभीरता देखने से ही पता चल जाता था कि ये कुछ कर सकता है। तो पेटेल में वह उन चंद लोगों में से था जो टेक्नोलॉजी को न केवल एक डिवाइस, उपकरण, साधन के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक बदलाव का नजरिया मानते थे। अब चाड हर्ले जिनके हाथों में डिजाइन की जादूगिरी थी, वो तो चित्रकार था, वो भी पेटेल में एक अलग रंग लेकर आए। इंडियाना यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइन की पढ़ाई पूरी करने के बाद चाड हर्ले ने पेपाल का लोगो डिजाइन किया था। शायद आज जो पेपाल का लोगो है वो उन्होंने डिजाइन किया था या दूसरा उन पता नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगो डिजाइन किया था। जो कंपनी का लोगो आता है ना, सिंबल, वो उन्होंने डिजाइन किया था। एक ऐसा क्रिएशन उन्होंने, वो लोगो एक ऐसा क्रिएशन था जो दुनिया भर में जाना गया। उनकी सोच कंज्यूमर के अनुभव पर केंद्रित थी कि कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो कंज्यूमर यानी उपयोगकर्ता उससे एक्सपीरियंस क्या करता है वो मायने रखता है। उसको एक्सपीरियंस कैसा मिल जाए, अगर अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो दीवाना हो जाता है। तो वो तीनों चाहते थे कि टेक्नोलॉजी न केवल एफिशिएंट हो बल्कि सुंदर भी होनी चाहिए। अब पेपाल की व्यस्त दुनिया में जहां हर कोई समय के खिलाफ दौड़ रहा था, चाड हर्ले का शांत स्वभाव एक ठंडी हवा की तरह था। जैसे किसी को पसीना आता है और अचानक से ठंडी हवा आती है, इस तरह का आदमी था। जैसे हम ठंडी हवा का अनुभव करते हैं, उस तरह वो आदमी जब आता था किसी के सामने तो ठंडी हवा जैसा महसूस होता था। अब किसी ने कहा था कि सच्ची क्रिएटिविटी तब जन्म लेती है जब इंसान अपने अंदर की शांति को पा लेता है। जब अंदर से आदमी शांत हो जाता है तब क्रिएटिविटी, सर्जनात्मकता, ऊर्जा अपने आप आ जाती है। अब चाड हर्ले अपने स्केचबुक में नए इंटरफेस के विचार उकेरता और सहकर्मियों के साथ हल्की फुल्की बातचीत में भविष्य की बातें भी होती रहती थी। दूसरे जावेद करीम जो पेपाल में एक इंटर्न के रूप में शामिल हुए थे, जावेद करीम विचारों की गहराई में गोता लगाने वाले आदमी थे। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में स्टीव चेन के साथ पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती की नींव पड़ी। पढ़ाई के दौरान स्टीव चेन और चाड हर्ले की दोस्ती की नींव इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में पड़ी। लेकिन पेपाल में फिर से उनकी मुलाकात होती है। उसने उनकी दोस्ती को एक नया आयाम दिया। अब जावेद करीम, उनका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था। वो अक्सर गहराई से सोचा करता था कि इंटरनेट से क्या क्या हो सकता है। ये सिर्फ जानकारी का समंदर नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक सेतु भी बन सकता है, पुल भी बन सकता है। और इस प्रकार के दोस्तों विचारों ने ही दुनिया को यूट्यूब दिया। अब जावेद की ये सोच असरदार होती थी। उसकी बातें सुनकर लोग रुक जाते थे और उनके सवालों में भविष्य की झलक दिखती थी। पेपल के कैफेटेरिया में एक दोपहर को तीनों बंदों की डेस्टिनी एक टेबल पर जाकर मिल गई। वहां पर स्टीव चेन अपने लैपटॉप पर कुछ कोड की बारीकियों में खोया हुआ था। चाड हर्ले अपनी स्केचबुक में एक नया डिजाइन बना रहा था और जावेद करीम अपनी कॉफी के मग को घुमाते हुए इंटरनेट की अगली बड़ी चीज के बारे में सोच रहा था। एक सोचने वाला, एक डिजाइनर और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। अब आखिरकार इस खामोश माहौल में, ये सब कुछ कैफेटेरिया में खामोश माहौल था, उसमें जावेद ने सबसे पहले कहा, देखो बंधु, पेपाल ने पैसे भेजने आसान कर दिया। उसने अचानक से ये कह दिया, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लोगों की कहानियों को, उनकी जिंदगी को, जो कुछ भी दुनिया तक पहुंचाए? ऐसा कुछ हम बना सकते हैं? ऐसा उसने विचार रखा। तो पेपाल के कैफेटेरिया में उसने ये वाक्य रखा और एकदम बम की तरह धमाका हुआ। वहीं एक साथ स्टीव चेन ने अपनी स्क्रीन से नजर उठाई और चाड हर्ले ने अपनी पेंसिल नीचे रख दी। जावेद की इस गहरी अभिव्यक्ति के साथ उस पल में समय जैसे थम सा गया। पेपाल के कैफेटेरिया की वो मुलाकात, वो विजिट तीनों की एक डेस्टिनी बन गई। कोई साधारण बातचीत नहीं थी, ये एक ऐसा संयोग था जिसने एक दिन यूट्यूब बनाकर पूरी दुनिया को जोड़ दिया। अब स्टीव चेन की टेक्नोलॉजी की समझ, चाड हर्ले की डिजाइन की कला
और जावेद करीम की गहरी दूरदर्शिता, लंबी दूरी की सोच, ये तीन अलग अलग टैलेंट के धागे थे। धागा होता है ना, वो प्यार का धागा होता है ना, वो एक बार टूट जाता है तो फिर से जुड़ता तो है, लेकिन बीच में गांठ पड़ जाती है। इस तरह दोस्तों ये तीन अलग अलग टैलेंट के धागे थे, ये टूटे नहीं, ये जुड़े रहे और बहुत मजबूत हो गए। और यूट्यूब आज मजबूत है। जो एक साथ मिलकर एक नया सर्जन करने वाले थे, ये धागे, तीनों धागे, स्टीव चैन, चाड हर्ले और वो जावेद करीम, ये तीनों धागे। तो स्टीव चैन की टेक्नोलॉजी की प्रति गहरी समझ, चाड हर्ले की डिजाइन की कला और जावेद करीम की गहरी दूरदर्शिता, ये तीन अलग अलग टैलेंट के धागे थे जो एक साथ मिलकर एक नया सर्जन यूट्यूब बनाने वाले थे। पेपाल में बिताए वो दिन उनके लिए एक विद्यार्थी जीवन की तरह थे। वो सीख रहे थे दुनिया को। वहां उन्होंने सीखा कि कैसे एक स्टार्टअप, उसको जमीन से उठाया जाता है, कैसे निवेशक यानी इन्वेस्टमेंट करने वाले, पैसे डालने वाले, उनका विश्वास कैसे जीता जाता है। ये पाठशाला थी दोस्तों। जैसे मैं आई बुक बनाता हूं तो आपके लिए ये एक बिजनेस की पाठशाला है। आने वाले समय में 1000 बुक बिजनेस और कंपनीज पर होने वाली है। तो इस इवेंट को ज्वाइन करना, और इसमें आपको पूरा का पूरा वातावरण मिलेगा, बिजनेस का वातावरण, जहां पर आप सब कुछ सीखेंगे पाठशाला में, और कैसे एक विचार को हकीकत में बदला जाता है। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, कि एक विचार, उसको जमीन से उठाया जाता है, उस पर काम किया जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है और पूरी दुनिया बदल जाती है। ऐसे होता है दोस्तों कंपनी की शुरुआत। अब यहाँ पर पेपल में जुड़ना उनके लिए बस एक पड़ाव था। उनकी यात्रा तो अभी आगे थी। स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद करीम, तीनों के दिल में अब कुछ नया था, नए करने का जोश था, जुनून था, पैशन था। एक ऐसा सपना था जो पेपल की सीमाओं से आगे था। उनकी बातचीत में हंसी थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरी गंभीरता भी थी। हंसी भी थी, लेकिन गंभीरता भी थी। वे जानते थे कि सिलिकॉन वैली में सपने सस्ते नहीं होते हैं। सपने ऐसे मुफ्त में बाजार में नहीं मिलते हैं, इसलिए उसकी कीमत होती है सपने की। हर विचार की मेहनत, जोखिम और जोखिमों में विश्वास चाहिए था। अब दोस्तों विचार, उसके लिए मेहनत जरूरी थी, वो तो ठीक है, लेकिन जोखिम पर विश्वास करने वाले लोग भी होने चाहिए। हम कोई कुआं खोदते हैं तो उसमें जोखिम है पूरा का पूरा, कि मर भी सकते हैं, लेकिन उसमें जो हमारे साथी है उनको हम पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास जीतना ये बहुत कठिन चीज होती है दोस्तों। इस पर भी किसी दिन एक आई बुक लेकर आऊंगा। फिर भी वे तैयार थे इसको करने के लिए। कैफेटेरिया की उस टेबल पर जहां कॉफी के कप और आधे खाए सैंडविच बिखरे हुए थे, इन्होंने समय से एक अनकहा वादा किया। ये वादा शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी आंखों में चमक रहा था ये वादा। स्टीव चैन ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना है जो दुनिया को जोड़ दे। चाड हर्ले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और वो ऐसा होगा कि लोग इसे देखकर कहे, ये मेरा है। जावेद ने तो बस इतना ही कहा, तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। उस दिन पेपाल की परिसर में, पेपाल कंपनी के कैंपस के भीतर एक नए विचार की यहां से नींव रखी गई। 3 दोस्त, 3 अलग अलग बैकग्राउंड और एक साझा विचार, एक शेयर किया हुआ विचार, एक ही विचार पर काम करना था। अलग अलग जगह से आए थे, 3 अलग अलग तरह से मिले थे और अपना विचार शुरू किया था, और उस पर अब काम करना आगे था। और वो काम कैसे होता है, यही तो बुक लेकर बैठे हैं हम। तो ये मिलन सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन का था। अगली बार जब वे मिले तो उनके पास एक आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जो दुनिया को हमेशा के लिए जोड़ देने वाला था। अब दोस्तों बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। एक डिनर पार्टी में यूट्यूब बनाने का फैसला कैसे होता है, उसकी तरफ देखते हैं। तो साल 2004 का 1 जनवरी महीना, जब मेरा जन्म हुआ 18/4/2002 को, और 2004 का 1 जनवरी महीना, और सैन फ्रांसिस्को की एक शाम का समय था। शहर की सड़कों पर कोहरा छाया था। एक अंदाज में मानो तो भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था उस दिन, और ऐसा वातावरण लग रहा था। स्टीव चैन के छोटे से अपार्टमेंट, घर कहो तब भी, उसमें जहां दीवारों पर टेक्नोलॉजी की किताबें और बिखरे हुए टेक गैजेट्स मौजूद थे, एक डिनर पार्टी होने वाली थी स्टीव चैन के अपार्टमेंट के, उनके घर में। टेबल पर पिज्जा के डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और हंसी मजाक चल रही थी। स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद करीम, तीनों दोस्त
अपने पेपल के दिनों की दोस्ती को ताज़ा करते हुए उस रात एक साथ थे तीनों। लेकिन ये रात सिर्फ एक हंसी खुशी की महफिल नहीं थी। दूसरे दोस्त भी आए थे और उस पार्टी को ज्वाइन किया था। ये उस विचार की जन्म स्थली थी, ये उस विचार की जगह थी जो दुनिया को जोड़ने वाला था। अब पार्टी में मौजूद दोस्तों ने अपने डिजिटल कैमरों से उस दिन की यादें लम्हे उनको कैमरा में कैद किया, मतलब फोटो वीडियो वगैरह बनाया। कुछ हंसी के पल तो कुछ नाचते हुए वीडियो बनाए। अब स्टीव ने अपने लैपटॉप पर उन वीडियोज को दिखाने की कोशिश की, ब्राउज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर लोडिंग का सर्कल घूमता रहता था, जैसे लोडिंग का सर्कल घूमता है ना यूट्यूब पर, उस तरह। अब स्टीव ने झुंझलाते हुए कहा, ये साला बकवास है। अपनी उंगलियां बालों में फिराते, उसके बाल लंबे थे तो अपनी उंगलियां बालों में फिराते हुए हाथों को मत्थे पर रखा, मानो पक गया था। यार ये क्या है, वीडियो नहीं चल रहा है। और तीसरा जावेद करीम, जो टेबल के कोने पर अपनी कॉफी के साथ बैठा था, उसने अपनी भौहें तानते हुए कहा, इन वीडियोज को शेयर करना इतना मुश्किल क्यों है? उसने सवाल उठाया। सचमुच में तो इंटरनेट को दुनिया को जोड़ने के लिए बना है। एक वीडियो भेजना ऐसा है जैसे समुद्र में चिट्ठी डालने की कोशिश करना। अब एक चार्ड हर्ले, जो हमेशा की तरह शांत और विचारशील था, अपनी स्केचबुक में कुछ नोट्स बनाते हुए बोला, क्या होगा अगर हम एक ऐसी जगह बनाए, एक ऐसी वेबसाइट बनाए जहां कोई भी अपना वीडियो डाल सके और दुनिया उसे तुरंत देख सके। कमरे में एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा विचार था, बहुत कीमती विचार था। $31 बिलियन पर ईयर इनकम है आज यूट्यूब की, ये उस विचार की कीमत है दोस्तों। अब कमरे में एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। स्टीव चैन ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए चार्ड ब्रो कह के बोला। ब्रो मतलब ब्रदर, भाई। चार्ड ब्रो, ये तो कुछ बड़ा काम हो सकता है। जावेद ने अपनी गहरी सोच से इस विचार को पकड़ लिया और कहा, हाँ, एक प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी कहानियां, अपने पल, अपने मोमेंट सब कुछ शेयर कर सके। ये विचार वो सितारा नहीं था जो अचानक टूटकर गिर जाता हो। ये उन्हें छोटी छोटी चर्चाओं और लंबे चिंतन का नतीजा था। इस पर ये तीनों दोस्तों बात तो कर रहे थे, लेकिन कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, और अचानक से ये रास्ता मिल गया। स्टीव चैन ने अपने लैपटॉप पर कुछ पुराने वीडियो खोजने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट की स्लो स्पीड, उस वक्त तो रफ्तार नहीं थी स्पीड की इंटरनेट की। 5G 4G तो अब आए, लेकिन ये उस वक्त की बात है, 2004 की बात मैं कर रहा हूँ। और जटिल प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने उनकी हताशा को और बढ़ाया, और हताशा बढ़नी भी जरूरी थी। अगर वो निराश न होते तो आज यूट्यूब न होता। अब ऐसा तो नहीं था कि उस समय शेयर करने के लिए कुछ था ही नहीं। उस समय भी इंटरनेट पर फ्लिकर नाम की जैसी वेबसाइट तस्वीरें शेयर करने के लिए थी, लेकिन वीडियो शेयर नहीं किया जा सकता था। इसके लिए दूसरा कोई आसान रास्ता भी नहीं था। जावेद करीम ने टेबल पर अपनी कॉफी का कप धीरे से रखा और कहा, देखो, लोग अपनी जिंदगी के पल दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना है जहां पर वो लोग अपना वीडियो अपलोड कर सके। उस दिन रात महफिल में पिज्जा के खाली डिब्बे, सब कुछ खत्म हो गया था, भूखे आए होंगे, और ठंडी हो चुकी कॉफी के बीच तीनों दोस्तों ने एक सपने को आकार देना शुरू किया, ब्लूप्रिंट तैयार की। इसको कैसे आजमाया जा सकता है, चलो आजमा कर भी देख लेते थे। अब स्टीव जॉब्स ने, स्टीव चैन नाम याद रखना। स्टीव चैन का टेक्नोलॉजी दिमाग तुरंत कंप्यूटर कोड की संभावनाओं में खो गया। विचार आया तो सबने अपनी अपनी भूमिकाओं पर विचार करना शुरू कर दिया, और उसने कहा, हम इसे आसान रखेंगे, कोई जटिल सॉफ्टवेयर नहीं, बस अपलोड, शेयर और देखो, सिंपल। और यही आज भी सिंपलिसिटी ही यूट्यूब का नियम है। चार्ड हर्ले, जिसके लिए डिजाइन बनाना एक कहानी बनाने का तरीका था, तो उसने अपनी स्केचबुक खोली और एक साधारण इंटरफेस का रेखा चित्र बनाना शुरू किया कि सॉफ्टवेयर का डिजाइन ऐसा होगा। उसने एक नमूना रखा। अपनी पेंसिल से स्क्रीन के बटन उकेरते हुए उसने कहा, ये ऐसा भी होना चाहिए जैसे लोग अपने दोस्तों को कुछ दिखा रहे हो। अब जावेद, जो हमेशा बड़े चित्र को देखता था, तो उसने कहा, ये सिर्फ वीडियो नहीं होगा, बल्कि ये लोगों की आवाज होगी, उनकी कहानियां, उनकी सच्चाई। अब दोस्तों, लाल बटन यूट्यूब, उसको प्रेस करते ही, दबाते ही पूरी दुनिया आपके सामने आ जाती थी। ये आइडिया था उनका, और उसकी कीमत थी $31 बिलियन। आज तक की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो उनकी वो पार्टी हुई थी,
स्टीव चैन के घर में, अपार्टमेंट में, वो खत्म होने तक उनके दिमाग में उस विचार ने जड़ें जमा ली थी, क्योंकि उनको लगाव था उस विचार से। लेकिन ये विचार अभी कच्चा था, कोई इतना पक्का नहीं था, कुछ भविष्य का प्लान भी नहीं था, सिर्फ एक विचार था, जैसे कोई नन्हा पौधा जो अभी मिट्टी से बाहर झांक रहा हो, इस तरह का विचार था। लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो दुनिया को बदल दे सकती थी। ये इस विचार में इतनी ताकत थी, और ताकत हम देख रहे हैं आज लाल बटन में। अब स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद जानते थे कि उनके सामने एक लंबा रास्ता है। सिलिकॉन वैली में विचारों की कोई कमी नहीं थी, अच्छे अच्छे विचारों की तो कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत, विश्वास और थोड़ा सा जुनून, पागलपन भी जरूरी था। सिर्फ विचार तो उसकी कोई कमी ही नहीं थी। जब पार्टी से दूसरे मेहमान जो आए थे, पार्टी ज्वाइन की थी उनके दोस्तों ने, वो तो विदा हो गए, चले गए अपने अपने घर। तब अपार्टमेंट में सन्नाटा सा छा गया। तीनों टेबल के पास खड़े थे। खिड़की से बाहर सैन फ्रांसिस्को की रोशनी चमक रही थी, मानो शहर उनके सपनों को बुला रहा हो। ये दृश्य में बिल्कुल मूवी की तरह, एक फिल्म की तरह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और आपके दिमाग में, मेरा प्रयत्न हमेशा रहता है कि आपके दिमाग में एक चित्र पैदा हो, तब आपको याद रहेगा, वो दिल को छुएगा मेरी बात। अब सबसे पहले स्टीव चैन ने दृढ़ता से कहा, हम संकल्प और दृढ़ता से कहा, हम इसे करेंगे, जरूर करेंगे। चार्ड हर्ले ने मुस्कुराते हुए अपनी स्केचबुक बंद कर दी और कहा, हाँ, और ये खूबसूरत भी होगा। और जावेद ने बस इतना कहा, ये दुनिया के लिए होगा, हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए होगा। उस रात एक साधारण डिनर पार्टी हुई उसके स्टीव चैन के अपार्टमेंट में। उसने एक रिवोल्यूशन की फाउंडेशन रखी। 3 दोस्त, एक विचार और एक अनकहा जुनून, पैशन, ये सब कुछ था जो यूट्यूब की कहानी शुरू करने के लिए जरूरी था। बस अब कोहरे से ढका सैन फ्रांसिस्को शहर उस रात एक नए सूरज के उगने का इंतजार बस कर रहा था कि एक नया सूरज उगने वाला है। जैसे आज रात है, कल को सूरज उगेगा, पक्का उगेगा, इस तरह का कंडीशन था। पार्टी खत्म हुई, रात को 2 बज गए हो गए, इस तरह का सीन था। और बाद में सब लोग सो गए। दूसरे दिन क्या हुआ ये आपको जानना है ना अभी, तो अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे चैप्टर का नाम दिया है मैंने, यूट्यूब का जन्म कैसे हुआ था। दूसरा महीना, लेकिन 2005 को सैन फ्रांसिस्को की सर्द हवाएं एक घर की गैराज की खुली खिड़की से भीतर घुस रही थी। एक गैराज था, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। एक गैराज की खुली खिड़की से भीतर हवाएं घुस रही थी। गैरेज में पुराने कंप्यूटरों की गर्मी और कॉफी की महक हवा में घुली हुई थी। ये माहौल गैरेज का था। ये गैरेज स्टीव चैन का अस्थायी ऑफिस था और अब एक सपने का जन्म स्थान बन रहा था। दीवारों पर बिखरे वायर, टेबल पर पड़े पिज्जा के खाली डिब्बे और स्क्रीन की नीली रोशनी में डूबे 3 चेहरे, स्टीव, चार्ड हर्ले और जावेद करीम, एक ऐसा काम कर रहे थे जिसका नाम था यूट्यूब। ये वो मोमेंट था जब एक विचार जो कुछ हफ्ते के पहले एक डिनर पार्टी की टेबल पर जन्मा था, अब हकीकत की शक्ल ले रहा था। अब स्टीव की उंगलियां कीबोर्ड पर खड़खड़ा रही थी, कंप्यूटर पर, मानो वह कोई वाद्य बजा रहा हो, कोई बैंड बजा रहा हो कंप्यूटर की। उसने कहा, अपनी स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, हमें इसे आसान रखना है, लोग बटन बस दबाएं और वीडियो दुनिया के सामने। ऐसा करना है। सिंपलिसिटी और सादगी ही सर्वोच्च परिष्कार है दोस्तों। सिंपलिसिटी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अपनाओ सिंपलिसिटी को अपनाओ। अब चार्ड हर्ले जो पास में अपनी स्केच बुक लिए बैठा था, तो उसने एक साधारण कंप्यूटर इंटरफेस का रेखा चित्र बनाया इंटरफेस की, क्योंकि ऐसा होगा यूट्यूब। आज जो हम यूट्यूब जब लाल बटन दबाते हैं तो यूट्यूब खुलता है, तो उसका इंटरफेस हमें दिखने को मिलता है, उस तरह का उसने चित्र बनाया। उसने अपनी पेंसिल से स्क्रीन पर एक लाल प्ले बटन उकेरते हुए कहा, ये ऐसा भी होना चाहिए जैसे कोई अपनी डायरी खोल रहा हो। अब यूट्यूब तो दोस्तों डायरी जैसा ही है। हम उसमें सब कुछ अपने लम्हे जीवन की अपलोड कर सकते हैं, यानी अपना जो कुछ भी किया वो बात कर सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बुक अपलोड करता हूँ, उसी तरह सब लोग कर सकते हैं। यानी हम खुद को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। ये उन्होंने किया, स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम ने। अब जावेद करीम जो गैरेज के एक कोने में पुराने सोफे पर बैठा था,
तो वह भी अपने लैपटॉप पर वेब प्रोग्राम कोड की लाइनें को स्क्रॉल कर रहा था। वेबसाइट का जो प्रोग्राम होता है, पाइथन, जावा, किसी भी भाषा में, तो उसकी कोड की लाइनों को स्क्रॉल कर रहा था, कोई मिस्टेक ना हो, वो कुछ कर रहा होगा। हम तो कहाँ देखने गए थे 2005 में। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, वो कुछ कहने वाला था और गहरी चिंता के साथ कहने वाला था। उसने कहा, लेकिन इसे तेज करना होगा क्योंकि इंटरनेट तो धीमा है और इसे तेज करना होगा। इंटरनेट धीमा है और लोग इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप कोई वीडियो खोलते हो और उसमें थोड़े समय लग जाए तो आप स्विच हो जाते हो, बंद करो, बस छोड़ दो। इसी तरह फास्टनेस बहुत जरूरी थी, स्पीड भी बहुत जरूरी थी। जैसे तो आज भी दोस्तों यूट्यूब शायद सबसे स्पीड से वीडियो ब्राउज करता है। वैसे तो शुरुआत में यूट्यूब का विचार एक डेटिंग वेबसाइट के रूप में सामने आया था, जहां लड़के लड़कियां एक दूसरे को मिलते हैं आभासी दुनिया में, मोबाइल में, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। लोग अपने वीडियो डालेंगे, खुद को दुनिया के सामने स्क्रीन पर दिखाएंगे और अपना प्यार ढूंढेंगे। ऐसा स्टीव जेन ने हंसते हुए कहा था जब उन्होंने इस विचार पर चर्चा शुरू की थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट जल्द ही फ्लॉप हो गया। ये जो डेटिंग साइट उन्होंने बनाया वो फ्लॉप हो गया। और चार्ड ने एक दिन हंसते हुए बताया, हमने तो लड़कियों को पैसे तक ऑफर किए कि वे वीडियो अपलोड करें, लेकिन कोई आया ही नहीं। हमने सामने से पैसे ऑफर किए लड़कियों को कि वो अपना वीडियो डाले, लेकिन कोई आया ही नहीं। ऐसा मजाक में कहा। वही जावेद ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, शायद दुनिया डेटिंग के अलावा कुछ और चाहती है। दोस्तों यूट्यूब जो था वो डेटिंग साइट पहले थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद उन्होंने ये यूट्यूब बनाया। शायद दुनिया डेटिंग के अलावा कुछ और चाहती है, चलो इसे हर तरह के वीडियो के लिए खोल दे। उन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया। ये एक ऐसा फैसला हुआ जिसने यूट्यूब की किस्मत बदल दी। 14 फरवरी 2005 को, ठीक वैलेंटाइन डे के दिन, उन्होंने youtube.com डोमेन रजिस्टर किया। ये वेबसाइट उनकी उस मेहनत को दर्शाती थी जो उस प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी थी, वो दर्शाती थी। यहाँ पर चार्ड हर्ले ने मजाक में कहा, उसकी आंखों में एक गहरी उम्मीद भी थी, ये दुनिया को प्यार का तोहफा होगा। स्टीव और जावेद ने इस विचार को गले लगाया और गैरेज में उनकी रातें लंबी होने लगी। रात रात दोस्तों काम करते थे बंदे, तब जाकर यूट्यूब अस्तित्व में आया। अब स्टीव ने सर्वर सेटअप और बैकएंड कोडिंग का जिम्मा लिया। जावेद ने वीडियो स्ट्रीमिंग की टेक्नोलॉजी चैलेंजेस से जूझा और उस चित्रकार चार्ड हर्ले ने सुनिश्चित किया कि वेबसाइट का इंटरफेस इतना सरल होना चाहिए कि कोई बच्चा भी इसे समझ ले, तुरंत ही हाथ में पकड़ते ही समझ ले। ऐसे ही दोस्तों स्मार्टफोन अस्तित्व में आया। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आज बच्चा आदमी से ज्यादा जानता है मोबाइल के बारे में, और यही तो उन्होंने प्रयास था उनका। अब चुनौतियां भी, चैलेंजेस भी, मुसीबतें भी कम नहीं थी। इंटरनेट की स्पीड उस वक्त स्लो थी, बिल्कुल सीमित बैंडविड्थ और सर्वर की लागत उनके सामने मुसीबत के पहाड़ की तरह खड़ी थी। जब बिजली का बिल भी चुकाना मुश्किल लग रहा था तो स्टीव ने एक रात चिंता में कहा, हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हम अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे? जावेद ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अटल विश्वास था। चार्ड हर्ले ने अपनी स्केचबुक बंद करते हुए कहा, ये काम करेगा और लोग इसे अपनाएंगे, यूट्यूब को अपनाएंगे। उनकी दोस्ती और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, उनकी कैपिटल थी। जैसे उन्होंने अगर उस दिन विश्वास खो दिया होता तो आज यूट्यूब न होता। पैसों की जरूरत नहीं होती है, विश्वास भी जरूरी होता है और मेहनत भी जरूरी होती है, प्रयत्न भी करते रहना चाहिए, तब जाकर कुछ नया सर्जन होता है। अब पहली बार अप्रैल महीना, मेरा जन्मदिन भी अप्रैल में हुआ था, जन्म भी अप्रैल महीने 18 अप्रैल में हुआ था। अब अप्रैल 2005 में जावेद करीम ने पहला वीडियो अपलोड किया। वो आज भी मौजूद है यूट्यूब पर। यूट्यूब का पहला वीडियो 2005 का अप्रैल महीने का, मी एट द जू। ये आप लिखना, टाइप करना सर्च बार में, आपको मिल जाएगा। उस पर बिलियन में व्यूज है दोस्तों। ये 19 सेकंड का वीडियो था, एक साधारण वीडियो था जिसमें वह सैन डिएगो के चिड़ियाघर में हाथियों के साथ खड़ा था। बस इतना ही वीडियो था, पहला वीडियो यूट्यूब का, अप्रैल में डाला हुआ था 2005 में। जावेद करीम ने हंसते हुए कहा, ये कुछ खास नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। वही स्टीव और चार्ड ने उस वीडियो को देखकर तालियां बजाई, मानो वह कोई महान कृति बनाई हो। महान तो नहीं था, आज उससे भी बेहतर वीडियो बनाने वाले लोग हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो यूट्यूब का फाउंडर
इसका सिंपल सा 19 सेकंड का वीडियो यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो था। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे पहला वीडियो था, मी एट द जू। ये वीडियो यूट्यूब का पहला वीडियो तो था, एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक वीडियो था। मई 2005 में, मई महीना 2005 में यूट्यूब को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया जाता है। शुरुआत में ये एक खाली कैनवास था, उस पर कोई वीडियो नहीं था, बस उसको ऐसे ही रखा गया उस वेबसाइट को। आपको अगर वीडियो डालना है तो, लेकिन जब शुरुआत हुई तो आज यूट्यूब पर हर घंटे करोड़ों वीडियो दोस्तों अपलोड किए जाते हैं यूट्यूब पर पूरी दुनिया से। अब अंदर कोई वीडियो नहीं था 2005 में, और आज 2025 में ये आप यूट्यूब की कमाल देखो। तो लेकिन कुछ दोस्तों और शुरुआती यूजर्स ने अपने वीडियो भी डाले, फिर धीरे धीरे दुनिया ने इस प्लेटफॉर्म को देखना शुरू किया। धीरे धीरे लोग अपने पालतू जानवरों की मजेदार वीडियो, अपने गाने और अपनी कहानियां अपलोड करने लगे। उस समय स्टीव चेन नाम का जो व्यक्ति था, इसका फाउंडर यूट्यूब का, चाड हर्ले दूसरा, और तीसरा जावेद करीम, हर नए वीडियो को देखकर उत्साहित हो जाते थे। जब उन्होंने देखा कि एक अजनबी किसी अनजान अनकनोन व्यक्ति ने अपना गिटार बजाते हुए वीडियो डाला था, स्टीव ने एक रात कहा, ये काम कर रहा है, हमारा वेबसाइट काम कर रहा है। गैरेज की उन रातों में जहां कॉफी ठंडी हो जाती थी और स्क्रीन की नीली रोशनी उनकी आंखों को थका देती थी, तीनों ने एक सपने को, एक सेतु जन्म दिया था। एक सेतु मतलब एक पुल को जन्म दिया था, एक सेतु जिससे दुनिया जुड़ गई। यूट्यूब नाम का एक सेतु, धागा जिससे दुनिया जुड़ गई। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये एक प्लेटफॉर्म था जहां दुनिया अपनी आवाज बुलंदी से रख सकती थी। तो कुछ ऐसे ही स्टीव की टेक्नोलॉजी की जादूगरी, चाड हर्ले की डिजाइन की कला और जावेद की दूरदर्शिता ने मिलकर यूट्यूब को आकार दिया दोस्तों। इस तरह यूट्यूब अस्तित्व में आया 2005 में। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसकी गूंज, जिसका समाचार दुनिया के हर कोने तक पहुंचने वाला था। ये एक ऐसा भी वेबसाइट है जहां पर कोई भी वीडियो डाल सकता है। अब बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की ओर। पहला वीडियो किसने अपलोड किया और शुरुआत कैसे हुई यूट्यूब पर वीडियो डालने की। तो अप्रैल महीना 2005 की एक धूप भरी दोपहर में सैन डिएगो चिड़ियाघर की हलचल के बीच जावेद करीम हाथियों के साथ बाड़े के सामने खड़ा था। वो वीडियो आज भी मौजूद है, मी एट द जू, वो सर्च करना आपने शायद देखा भी होगा। उनका दोस्त जो कैमरा थामे हुए उनके पीछे था, उसने हंसते हुए कहा, जावेद कुछ तो बोल। जावेद ने अपनी जींस की जेब में हाथ डाले, मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो ये हाथी है और उनके सूंड वाकई में लंबे हैं, इतना बोला। और 19 सेकंड का वीडियो था। ये 19 सेकंड का क्षण वीडियो इतना साधारण, इतना अनौपचारिक, दुनिया के लिए एक नई शुरुआत बन गया। उस वीडियो का नाम था मी एट द जू। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस बुक में। यूट्यूब का पहला वीडियो जो ठीक कब 18 अप्रैल 2002 को मेरा जन्म हुआ था, ये वीडियो यूट्यूब का पहला वीडियो ठीक 23 अप्रैल 2005 को अपलोड हुआ। आप सोचो, ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसमें पूरी दुनिया एक मंच पर जुड़ गई। और ये तो एक प्रकार का जन आंदोलन बन गया है आजकल तो यूट्यूब। उसके बाद तो कई प्लेटफॉर्म आए, ट्विटर आया, फेसबुक आई, इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप सब कुछ आया, लेकिन यूट्यूब एक यूनिक चीज है दोस्तों। अब सैन फ्रांसिस्को के स्टीव चेन, उसके गैरेज में जहां यूट्यूब का जन्म हुआ था, उस दिन दोपहर को उत्साह की लहर थी। जावेद ने वीडियो अपलोड करने के बाद स्टीव और चाड को फोन किया कि भाई हो गया, डन। उन्होंने फोन करके बताया कि वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है हमारी वेबसाइट पर। और उसने ऐसे ही नहीं किया, उसने उत्साह के साथ कहा। उसके आवाज में एक बच्चे जैसी खुशी थी। स्टीव चेन जो अपने लैपटॉप पर सर्वर की निगरानी कर रहा था, उसने स्क्रीन पर वीडियो देखा और हंसते हुए कहा, बस इतना हाथियों के बारे में। फिर चाड हर्ले जो पास में अपनी स्केचबुक में नए इंटरफेस के डिजाइन बना रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सादगी ही तो इसकी ताकत है ना। लोग इसे देखेंगे और सोचेंगे कि हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, हाथियों के साथ जाकर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कोई हमारा इंडियन होगा तो बैल के साथ जाकर वीडियो अपलोड कर सकता है, बफेलो भैंस के साथ जाकर वीडियो अपलोड कर सकता है। लेकिन इसके लिए यूट्यूब दोस्तों नहीं बना है। यूट्यूब की एम्बिशन आज कहीं से कहीं पहुंच चुकी है, ताकतवर कंपनी है। मी एट द जू कोई कृति नहीं था ये वीडियो,
इसमें न तो कोई भव्य संगीत था, इसमें न ही कोई सिनेमाई जादू, कोई एडिटिंग भी नहीं किया था, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब का दिल था, एक आजाद प्लेटफॉर्म जहां कोई भी अपनी बात, अपनी कहानी, अपने मोमेंट को दुनिया के सामने रख सकता था। जावेद ने इसे अपलोड करते समय शायद ही सोचा होगा कि यह वीडियो एक दिन इतिहास का हिस्सा बनने वाला है, और इतिहास बन गया दोस्तों। वैसे भी उस पल में गैरेज की उन दीवारों के भीतर तीन दोस्तों ने एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। यूट्यूब के शुरुआती दिन उत्साह और अनिश्चितता का जैसे थे, अनसर्टेनिटी थी बिल्कुल। मई 2005 में जब प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया तो ये एक खाली कैनवास की तरह था, अंदर कुछ नहीं था यूट्यूब के अंदर। लेकिन आज तो वीडियो की भरमार है दोस्तों यूट्यूब। तो इसमें कुछ दोस्तों और शुरुआती यूजर्स ने अपने वीडियो डाले, जिसमें किसी ने अपने कुत्ते का मजेदार वीडियो डाले, किसी ने अपने गाने की रिकॉर्डिंग की। स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद करीम हर नए वीडियो को देखकर उत्साहित होते थे, और उस समय यह तीन दोस्त ही यूट्यूब के व्यूअर थे। स्टीव ने एक रात हंसते हुए कहा, जब उन्होंने एक यूजर का वीडियो देखा, देखो कोई अपने बिल्ली के बच्चे का वीडियो डाल रहा है, ये तो मजेदार है लेकिन ये असली है। जावेद ने जवाब दिया, वाकई में लोग अपनी जिंदगी अब यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत आसान भी नहीं थी। इंटरनेट की धीमी स्पीड और सीमित बैंडविड्थ यूट्यूब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। स्टीव रातों रात सर्वर की समस्याओं से जूझता था। कभी कभी निराशा में अपने बाल नोचते हुए उसने एक रात चाड और जावेद से कहा, हमारे पास और ज्यादा सर्वर चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? चाड हर्ले, जो हमेशा समाधान खोजने में माहिर था, तो उसने कहा, हम इन्वेस्टर को दिखाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म कितना यूनिक है, खास है। दूसरा जावेद करीम, जो टेक्नोलॉजी और दार्शनिक दोनों प्रकार का था, उसने कहा, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये लोगों को सशक्त करने का मंच है, प्लेटफॉर्म है, और इन्वेस्टर इसे जरूर समझेंगे इस बात को। वैसे उन दिनों दोस्तों यूट्यूब एक प्रयोग था। सिलिकॉन वैली में हर कोई अपनी अगली बड़ी चीज की तलाश में था, और यूट्यूब अभी एक छोटी सी बीज था जो भीड़ में पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा था। अब ये पॉपुलर कैसे होगा सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्टीव, चाड हर्ले और जावेद के लिए ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं था, ये उनकी मेहनत का सर्जन था, फल था। वे अपने गैरेज में देर रात तक काम करते, कॉफी के प्याले ठंडे हो जाते थे और स्क्रीन की रोशनी अक्सर उनकी आंखों को थका देती थी। फिर भी हर बार जब कोई नया वीडियो अपलोड होता, उनकी थकान उत्साह में तब्दील हो जाती थी। मी एट द जू ने यूट्यूब के एक प्रोत्साहन दिया उस वीडियो में कि हम भी ऐसा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस तरह लोगों को प्रोत्साहित किया, और फिर धीरे धीरे लोग वीडियो अपलोड करने लगे, तो सब लोग प्रोत्साहित होते चले गए और खुद से इंस्पायर होकर वीडियो अपलोड करने लगे। लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब दुनिया ने इस प्लेटफॉर्म को अपनाना शुरू किया, पूरी दुनिया ने अपनाना शुरू किया। लोग अपने छोटे छोटे पल, अपनी हंसी, अपने गीत और अपनी कहानियां यूट्यूब पर अपलोड करने लगे। एक ऐसी लहर आई थी जिसे रोकना अब असंभव था, क्योंकि दुनिया को यही चाहिए था और उन्होंने वो दिया। अब स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद जानते थे कि उन्होंने कुछ यूनिक चीज बनाई है, खास चीज बनाई है। गैरेज की उन दीवारों में जहां सपने कोड की लाइनों में लिखे जा रहे थे, एक नई दुनिया का नया प्लेटफॉर्म बन रहा था। तो ये यूट्यूब की दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां हर आवाज को सुना जा सकता था और हर कहानी को देखा जा सकता था। अब दोस्तों अगले चैप्टर, छठे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यूट्यूब की शुरुआती लोकप्रियता कैसे बढ़ी? दोस्तों लोकप्रियता इसमें बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि लोकप्रियता तभी होती है जब किसी को कोई यूनिक चीज मिल जाती है। जैसे ये यूट्यूब यूनिक चीज है, तो वो मिल गया, इस तरह अपने आप उसको एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जो दुनिया को चाहिए था वो मिल गया, इसलिए ये पॉपुलर हुआ। लेकिन कैसे हुआ, थोड़ा डिटेल में जाते हैं इस चैप्टर में। तो सैन फ्रांसिस्को की गर्मियों में 2005 को यूट्यूब एक छोटे से विचार से पनपने लगा था, जिसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचेज अब धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में फैल रही थी। स्टीव चैन का गैराज, जो कभी यूट्यूब का अड्डा था काम करने के लिए, अब छोटा पड़ने लगा था। यूट्यूब का सर्वर दिन रात चलता था, जैसे कोई विशाल पक्षी अपनी उड़ान की तैयारी कर रहा हो। अब स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद करीम, जो कभी रातों की कॉफी के सहारे वेबसाइट को बेहतर प्रोग्राम करते थे, अब एक ऐसी लहर के सवारी थे जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
2005 आते आते यूट्यूब अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये एक वैश्विक यानी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का प्लेटफॉर्म बन चुका था, जहां हर कोई अपनी कहानी शेयर कर सकता था। अब शुरुआत में यूट्यूब पर वीडियो साधारण थे, लोगों के पालतू जानवर, घरेलू मजाक या स्कूल के नाटक। लेकिन जैसे जैसे लोग इस मंच को खोज रहे थे, कुछ वीडियो ऐसे उभरे जो दुनिया को हंसा भी रहे थे, रुला रहे थे और इसी तरह सबको जोड़ रहे थे। एक वीडियो चार्ली बीट माय फिंगर, चार्ली बीट माय फिंगर नाम का, जिसमें एक छोटा बच्चा अपने भाई की उंगली काटता है। आप सोचो, उस वीडियो के अंदर अपने भाई की उंगली काटता है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और शायद वो पहला वीडियो होगा जो वायरल हुआ होगा। अब स्टीव ने अपने ऑफिस में, जो अब गैरेज से एक छोटे से किराए के दफ्तर में तब्दील हो चुका था, अब दफ्तर बना दिया, उन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया था 2005 के बाद। अब उस वीडियो को देखकर ये क्या है, उसने हंसते हुए कहा, एक बच्चा उंगली काट रहा है और दुनिया पागल हो रही है, क्या बात है यार। चाड हर्ले, जो पास में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो यूट्यूब की ताकत है। यूट्यूब साधारण मोमेंट्स को जादू बना देता है, यही तो यूट्यूब की ताकत है, उस चित्रकार चाड हर्ले ने कहा। और तीसरा जावेद करीम, जो अब यूट्यूब के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा हुआ था, उसने भी कहा, ये सिर्फ हंसी की बात नहीं है भाई, लोग अपनी जिंदगी शेयर कर रहे हैं और एक नया तरीका है दुनिया को देखने का। दोस्तों, उनकी बात सच थी, दुनिया को देखने का नजरिया है यूट्यूब। जावेद करीम, जो अब यूट्यूब के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा हुआ था, वो भी बता चुका हूँ। उस वक्त यूट्यूब पर लोग नाचते गाते, अपने विचार बांटते और कभी कभी अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतें भी दिखाते थे वीडियोज में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ कोई नियम नहीं थे, बस एक खुला आसमान जहाँ हर कोई अपने सामर्थ्य के साथ उड़ सकता था। लेकिन इस सफर के साथ चैलेंजेस भी आई, मुसीबतें भी आई। जैसे जैसे यूट्यूब की लोकप्रियता बढ़ी, सर्वर की मांग आसमान छूने लगी। सर्वर भी तो चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, वेबसाइट को। अब स्टीव को रातों में सर्वर क्रैश होने की चिंता के कारण नींद भी नहीं आती थी। उसने एक रात चाड और जावेद से कहा, उसकी आवाज में थकान और चिंता थी, हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं और हमें और फंडिंग चाहिए, वरना ये सेतु टूट जाएगा, ये सपना टूट जाएगा, यूट्यूब रहेगा ही नहीं, इसलिए हमें पैसे चाहिए भैया। फिर भी चाड हर्ले, जो हमेशा आशावादी प्रकृति का था, तो उसने कहा, हम इन्वेस्टर्स को दिखाएंगे कि यूट्यूब क्या है, ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक रिवॉल्यूशन है। जावेद करीम ने भी अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, और हमें टेक्नोलॉजी को और मजबूत करना होगा। अगर ये मंच, ये यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म टूट गया तो लोगों का भरोसा भी टूट जाएगा। उनके सामने एक और मुसीबत थी, कॉपीराइट की। कुछ यूजर फिल्मों और गानों की क्लिप्स अपलोड कर रहे थे, जिससे यूट्यूब पर कानूनी सवाल उठने लगे। ये भी मुसीबत बहुत बड़ी पैदा होने लगी। अब मीटिंग में स्टीव ने कहा कि हम क्या करें, हम लोगों को तो रोक नहीं सकते ना, लेकिन हमें जिम्मेवार भी होना होगा। ऐसा नहीं कि लोग कुछ भी कर सके हमारे प्लेटफॉर्म पर, स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए। तो वही जावेद ने एक सुझाव दिया कि हमें एक सिस्टम बनाना होगा जो कॉपीराइट मटेरियल को पकड़े, लेकिन साथ ही हमें क्रिएटर्स की आजादी भी बरकरार रखनी होगी। ये एक नाजुक संतुलन था दोस्तों, जिम्मेवारी और आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये आप सीख कर जाना इस आई बुक में से, यूट्यूब की कहानी में से। अब इस नाजुक संतुलन था जिसे बनाए रखना आसान नहीं था, फिर भी यूट्यूब की सफर रुक नहीं रही थी। साल 2006 तक ये इंटरनेट की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली वेबसाइट बन चुकी थी। हर दिन लाखों लोग इसे देख रहे थे और हर रात हजारों नए वीडियो अपलोड हो रहे थे, और अब तो करोड़ों में हो गए हैं, घंटे में करोड़ हो जाते हैं। अब ये 2006 के परिदृश्य, उन दिनों पूरी सिलिकॉन वैली में यूट्यूब की चर्चा होने लगी थी। इन्वेस्टर्स जो पहले स्टीव, चाड और जावेद को गंभीरता से नहीं लेते थे, अब उनके दरवाजे पर लाइन लगा रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि ये कंपनी आगे जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जहां दीवारों पर अभी भी पिज्जा के दाग थे, चाड ने एक दिन अपने छोटे से दफ्तर में कहा, शायद हमने कुछ बड़ा कर लिया है। स्टीव ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब इसे और बड़ा करना है। इस पॉपुलैरिटी की उड़ान ने, इस लोकप्रियता की उड़ान ने न केवल यूट्यूब को बदला, बल्कि स्टीव, चाड और जावेद करीम को भी बदल दिया। वे अब सिर्फ तीन दोस्त नहीं थे, वे एक ऐसे रिवॉल्यूशन के लीडर थे
जो दुनिया को जोड़ रही थी। हर वीडियो, हर हंसी, हर कहानी उनके मंच का, उनके प्लेटफॉर्म का हिस्सा थी। गैरेज की उन रातों से लेकर सिलिकॉन वैली की चमक तक यूट्यूब एक ऐसी लहर बन चुका था जो हर चीज को छू रहा था, हर जीवन को, हर एक आदमी तक छू रहा था। ये लहर, ये जो यूट्यूब की आई 2006 में, अभी और ऊंची उठने वाली थी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर अब यूट्यूब पर थी, पूरी दुनिया की नजर। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था कि यूट्यूब बन गया और उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी, लेकिन अब 7वें चैप्टर में जानते हैं गूगल कंपनी ने यूट्यूब को कैसे खरीदा और आज यूट्यूब गूगल के अंडर आता है। तो नवंबर 2006 की एक आम सुबह 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 की मैं बात कर रहा हूँ। सैन फ्रांसिस्को के नए यूट्यूब ऑफिस में एक अलग ही माहौल था। माहौल में अभी भी स्टार्टअप की हवा थी, एक स्टार्टअप जैसी हवा थी। वातावरण भी ऐसा था, पिज्जा के दाग, रंग बिरंगे पोस्टर और बिखरे हुए गैजेट्स, टेक गैजेट। लेकिन आज हवा में कुछ बदलाव था। एक ऐसी खबर आने वाली थी जो स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद करीम के सपनों को एक नई ऊंचाई देने वाली थी। गूगल, सिलिकॉन वैली की जायंट कंपनी, यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदने के लिए तैयार हुआ। उस दिन 3 दोस्तों का गैरेज में बोया वो विचार दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी उसकी नजर में आ चुका था। उनको लग रहा था कि ये आगे जाकर बहुत बड़ी चीज होने वाली है, इसलिए उन्होंने 1.65 बिलियन डॉलर में खरीदने का प्रस्ताव रखा। अब स्टीव अपने डेस्क पर खड़ा था, टेबल पर खड़ा था, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थमी हुई थी। $1.65 बिलियन, उसने धीरे से कहा, मानो ये नंबर कोई सपना हो। क्या सचमुच हमारे मंच, हमारे इस यूट्यूब की कीमत इतनी बड़ी है? उनको भी पता नहीं था कि हमारी इस क्रिएशन, हमारे सर्जन की इतनी कीमत है। अब एक चाड हर्ले, जो चित्रकार, जो पास में खड़ा था, अपनी स्केच बुक को थामे हुए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने दुनिया को एक प्लेटफॉर्म दिया। गूगल ने बस उसकी कीमत देखी कि यह कितने में बिक सकता है, लेकिन उन्होंने गलती की दोस्तों। यूट्यूब को बेचने की कोई जरूरत नहीं थी, यही उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। और आज स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम कोई मामूली से है, लेकिन अगर उन्होंने यूट्यूब को न बेचा होता तो आज वो यूट्यूब के बहुत दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन होते, एंटरप्रेन्योर होते, उद्यमी होते। अब जावेद करीम जो उस दिन किसी कॉन्फ्रेंस कॉल पर था, तो उसने अपनी शांत आवाज में कहा, लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये यूट्यूब को बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की बात है। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ये बड़ा बनना चाहिए। उनकी दोस्तों की बातों में उत्साह था, लेकिन एक हल्की सी बेचैनी भी थी। गूगल की नजर यूट्यूब पर पड़ना कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि 2005 में लॉन्च होने के बाद से यूट्यूब ने इंटरनेट को तूफान की तरह हिला दिया था। हर दिन लाखों लोग वीडियो देख रहे थे और हर रात हजारों नए वीडियो अपलोड हो रहे थे। चार्ली बीट माय फिंगर जैसा वायरल वीडियो, वो शायद पहला वीडियो था वायरल होने वाला वीडियो, उसने यूट्यूब को एक कल्चरल ताकत बना दिया, कल्चरल पावर बना दिया था। लेकिन इस तेज सफर के साथ खर्चे भी बढ़ रहे थे। सर्वर की लागत, बैंडविड्थ की डिमांड और कॉपीराइट के मुकदमे यूट्यूब को एक तंग रस्सी पर चलने को मजबूर कर रहे थे। जैसे वो नाटक में रस्सी पर चलता है ना, बैलेंस बना के, उसी तरह उनकी हालत थी। अब स्टीव ने एक बार मीटिंग, और गूगल ने भी सही समय पर वार किया। उनको पता था कि ये बंदे कोई, उनको पता नहीं है बिजनेस क्या होता है, इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा खरीदने का। तो स्टीव ने एक बार मीटिंग में कहा था कि हमें और फंडिंग चाहिए थी, लेकिन अपनी आजादी की कीमत पर नहीं चाहिए था। हमें पैसा अपनी आजादी देकर, गुलाम होकर हमें पैसे नहीं चाहिए थे। फंडिंग चाहिए थी, लेकिन गुलाम हमें किसी का नहीं होना था। जैसे कई महीने पहले गूगल के साथ बातचीत शुरू हुई थी। सिलिकॉन वैली की कॉफी शॉप और बोर्डरूम में स्टीव, चाड और जावेद ने गूगल के अधिकारियों से मुलाकात भी की। तो इसमें गूगल ने भी यूट्यूब की संभावनाओं को देखा था, बारीकी से देखा था, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो न केवल मनोरंजन बल्कि शिक्षण, संस्कृति और सामाजिक बदलाव का नजरिया बन सकता था। और यही तो ये गूगल को चाहिए था। अब एक चाड हर्ले ने एक रात कहा, जब वे गूगल के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे कि हमें बेचना है कि नहीं, तो वे हमें चाहते हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा बनाया है जो वे नहीं बना पाते, उन्होंने नहीं बनाया। जावेद,
जो हमेशा यूट्यूब की स्वतंत्रता के प्रति सजग था। उसने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यूट्यूब यूट्यूब ही रहे, आजाद रहे। नवंबर 2006 में ये जब डील पक्का हुआ, सौदा पक्का हुआ उनका, तो सिलिकॉन वैली में हलचल मच गई। 1.65 बिलियन डॉलर का ये सौदा, आज यूट्यूब 31 बिलियन डॉलर कमाता है। उस वक्त उन्होंने कीमत कितनी दी थी? 1 बिलियन डॉलर, और आज 31 बिलियन डॉलर। उन्होंने बहुत मतलब ये उन्होंने जो खोया है। तो यहाँ पर गूगल ने भी मौका देखा और 1.65 बिलियन डॉलर में यूट्यूब को खरीद लिया, क्योंकि उनको इंटरनेट में पोटेंशियल देखने को मिल रहा था यूट्यूब के अंदर कि यूट्यूब ही भविष्य है, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी मुहिम को आगे बढ़ाना है तो यूट्यूब को खरीदना ही होगा, और उन्होंने खरीद लिया। अब स्टीव चाड हर्ले और जावेद करीम अब तो अरबपति थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा भाव था। वो कौन सा यार अजीब सा भाव? खुशी, गर्व और एक अनकही चिंता थी। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। और स्टीव ने एक रात मजाक में कहा, क्या हमने अपना सपना बेच दिया? हमने जो कुछ भी यहाँ तक किया था उसे कुछ बेच दिया? दोस्तों, सपने वैसे तो बेचने के लिए नहीं होते हैं, जो साकार करते हैं उनको जीना है, बेचना नहीं है, जीना है। लेकिन बाद में चाड हर्ले ने जवाब दिया। उसने कहा कि क्या हमने अपने सपने को बेच दिया? तो उसने चाड हर्ले ने जवाब दिया, नहीं, हमने इसे एक नया घर दिया है। गूगल के जो बड़े बड़े संसाधन है उसके साथ अब यूट्यूब अब बड़ा होगा। जावेद करीम जो इस डील के प्रति सबसे ज्यादा संशय में वो था, तो उसने कहा, बस ये सुनिश्चित करें कि ये प्लेटफॉर्म लोगों का रहे, न कि सिर्फ एक कंपनी का। लोगों का ये प्लेटफॉर्म रहना चाहिए। वो बात कर रहा था आजादी की। अब इसके बाद गूगल के तहत यूट्यूब का नया अध्याय शुरू होता है। दोस्तों, स्टीव और चाड हर्ले ने यूट्यूब में अपनी भूमिकाएं जारी रखी। स्टीव और चाड ने, जावेद करीम अलग हो गया। वो इसे बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे गूगल के अंदर। उन्होंने यूट्यूब को बेचा भी और उनको नौकरी भी मिली गूगल के अंदर, क्योंकि वो यूट्यूब के फाउंडर थे। जबकि जावेद करीम, उन्होंने जो हमेशा से अपनी राह खुद चुनता था, वो उसकी प्रकृति थी, तो उसने यूट्यूब से दूरी बनाना शुरू किया ताकि वह अपने अन्य जो दूसरे सपने थे उसको पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों याद रखना, इस बदलाव में उनकी दोस्ती को और मजबूत किया। वे जानते थे कि यूट्यूब अब सिर्फ उनका नहीं है, यूट्यूब दुनिया का है, लोगों का है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की उस सुबह जब इसके बिकने की खबर दुनिया भर में फैली, स्टीव, चाड और जावेद करीम अपने दफ्तर की खिड़की के पास खड़े थे, अपने उस ऑफिस की, यूट्यूब के ऑफिस की। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, मानो उनके सपने को सलाम कर रही हो, सैल्यूट ठोक रही होगी। क्या कर दिखाया तुमने? हमने ये कर दिखाया, स्टीव ने कहा। उसकी आवाज में गर्व था कि हमने ये कर दिखाया। जो एक विचार था और हमने कर दिखाया। और चाड हर्ले चित्रकार, उसने अपनी स्केचबुक जो आती है उसको घुमाते हुए कहा, ये अभी शुरुआत हुई थी। जावेद ने सिर्फ मुस्कुराया। जावेद करीम ने, उसकी आंखों में एक सपना था जो अभी भी अधूरा था। गूगल की नजर ने यूट्यूब को एक नई ऊंचाई तो दी, जरूर दी, लेकिन ये ऊंचाई सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया अभी और बड़े बदलाव का इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों 8वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं गूगल प्लस यूट्यूब। दोस्तों, गूगल की दो सबसे बड़ी ताकत है, एक है गूगल खुद और दूसरी है यूट्यूब। ये दो बड़ी ताकत है उनकी इंटरनेट के मामले में। तो गूगल प्लस यूट्यूब और विवादों का सामना कैसे हुआ, वो चैप्टर 8वें चैप्टर में जानते हैं। तो सिलिकॉन वैली का सैन फ्रांसिस्को अब यूट्यूब के लिए एक जंग का मैदान बन चुका था। तो साल 2006 में गूगल के एक्विजिशन के बाद यूट्यूब एक छोटे से गैरेज के सपने से दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में बदल चुका था 2006 तक। अब लेकिन इस ऊंचाई के साथ, इस उपलब्धि, इस अचीवमेंट के साथ तूफान भी आए। स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद करीम, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपनी मेहनत और सपनों से बनाया था, अब तीनों नई चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तीनों के तीनों। और वो कौन सी चुनौतियां थी वो जानते हैं। अब जो यूट्यूब में काम करते हैं उनको सबको पता है कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट वो होता है, जैसे कि मैंने अपना ये यूट्यूब का वीडियो बनाया, ये मेरा है, इसका राइट यानी हक मेरा है, दावा मैं कर सकता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है।
ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी है। तो अगर दूसरा कोई वीडियो मेरा अपलोड करता है अपने चैनल पर, वो पैसा कमाता है, तो मैं दावा कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ कि ये भैया कॉपीराइट का उल्लंघन है। तो इस कॉपीराइट का मुकदमा, विवादास्पद मटेरियल उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर और वीडियोज भी डाले जाते थे उस वक्त तो, शुरुआत में, और गूगल की जो पॉलिसी थी उसके साथ तालमेल बिठाना, ये सारी की सारी जो मैंने 3 गिनाई, वो 3 चुनौतियां थी। ये वह दौर था जब यूट्यूब को न केवल अपनी आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान बचानी थी, बल्कि दुनिया की उम्मीदों पर खरा भी उतरना था। लोगों की उम्मीदों पर भी तो खरा उतरना होता है ना, तब सक्सेस मिलती है। अब यूट्यूब की लोकप्रियता ने इसे एक विशाल प्लेटफॉर्म बना दिया था, क्योंकि लोकप्रियता बहुत थी, इसलिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया वीडियो का, जहां हर कोई अपनी आवाज उठा सकता था। लेकिन इस आजादी में मुसीबतें भी खड़ी थी। लोग फिल्मों की क्लिप्स, गानों की और टीवी शो जो आते हैं उसके एपिसोड अपलोड करने लगे। मैं भी करता था, एक समय था, मैं भी अपलोड करता था, लेकिन कॉपीराइट आता था और सस्पेंड हो जाता था, जिससे मीडिया कंपनियां भड़क उठी। जो मीडिया कंपनियां थी, जो ये बनाती थी, गाने बनाती थी, फिल्में बनाती थी, टीवी शो बनाती थी, वो मीडिया कंपनियां भड़क उठी कि भैया ये तो सरेआम गुनाह हो रहा है, हमारा मटेरियल जो हमने कमाने के लिए बनाया वो मुफ्त में बेच रहे हैं लोग। तो ये सारा भड़क उठे। एक बार बड़े स्टूडियो के वकील ने एक मीटिंग में गूगल के अधिकारियों से कहा, ये तो चोरी है। तो स्टीव चैन, जो अभी यूट्यूब के टेक्नोलॉजी लीडरशिप में था, उसने जवाब दिया, यूट्यूब तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है भाई साहब, सामग्री यानी मटेरियल का मालिक नहीं है यूट्यूब। लेकिन फिर भी हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं। ऐसा उस वकील को जवाब दिया उन्होंने, स्टीव चैन ने। तो गूगल के साथ मिलकर यूट्यूब ने कंटेंट आईडी सिस्टम विकसित किया। कंटेंट आईडी शायद आपको परिचय नहीं होगा, लेकिन मुझको है। मैंने एक टीवी शो आता था, आज भी मेरी टेलीग्राम चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वहां पर टेलीग्राम पर मैंने एक अंडर द डोम करके टीवी शो पूरा का पूरा 39 एपिसोड अपलोड किए हैं। वहां पर कॉपीराइट शायद नहीं लगता है, और लगेगा और हटा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो गूगल के साथ मिलकर यूट्यूब ने कंटेंट आईडी, यानी जो भी कंटेंट है, मेरा हो या किसी का भी हो, उसकी आइडेंटिटी, उसकी सिस्टम डेवलप किया, जो कॉपीराइटेड मटेरियल होता है उसको पहचानता था, आइडेंटिफाई कर लेता था और हटा देता था, ब्लॉक कर देता था। ये उन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित की, जैसे कैप्चा कोड। वो कोई मशीन लॉगिन कर रहा है या कोई इंसान लॉगिन कर रहा है, वो चेक तपास करने के लिए उन्होंने कैप्चा कोड वाला सिस्टम उन्होंने अपनाया। जैसे कि 5+6 कितने होते हैं, 5+6 11 होते हैं, तो वो ह्यूमन को ही पता होता है, ऐसे ही लॉगिन नहीं होता। इसलिए ये सिस्टम उन्होंने विकसित की कॉपीराइटेड मटेरियल को हटाने के लिए, और यही उनकी जिम्मेवारी थी कि उसको हटाना जरूरी था, जिम्मेवारी थी, वरना प्लेटफॉर्म बिल्कुल घटिया बन जाता। तब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, चाड हर्ले और स्टीव चैन दोनों गूगल के साथ यूट्यूब पर काम कर रहे थे। तो चाड हर्ले ने एक दिन स्टीव चैन से कहा, अपनी स्केचबुक में नए इंटरफेस के विचार उकेरते हुए वो बोला, हम एक तंग रस्सी पर चल रहे हैं। कैसी तंग रस्सी, जो टाइट है, उस पर चल रहे हैं। हमें क्रिएटर जो वीडियो बनाते हैं और कॉपीराइट के ओनर दोनों को खुश करना है। अगर दोनों नाराज हुए तो हमारे दोनों हाथ कट जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट रखा। अब विवाद सिर्फ यही नहीं रुका, यूट्यूब पर कुछ यूजर्स ऐसी सामग्री, ऐसा मटेरियल अपलोड करने लगे जो आपत्तिजनक थी। पोर्न वीडियोज अपलोड करते थे। यार ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इस पर पोर्न वीडियो कोई सर्फिंग करता है देखने को मिलता है, बहुत बुरी चीज है ये। उसके लिए अलग साइट होनी चाहिए। ये यूट्यूब की बात नहीं है, ये यूट्यूब उसके लिए नहीं बना है जिसमें हिंसा, भड़काऊ भाषण या गलत सूचनाएं भी आती थी। धीरे धीरे इंक्रीमेंटल ग्रोथ उन्होंने हासिल किया, इंक्रीज किया अपने टेक्नोलॉजी को, और अच्छा प्लेटफॉर्म है आज यूट्यूब। अब ये प्लेटफॉर्म जो लोगों को जोड़ने के लिए बना था, अब यूट्यूब पर समाज को बांटने के आरोप तक लग रहे थे दोस्तों। स्टीव चैन और चाड हर्ले जो यूट्यूब पर अभी भी काम कर रहे थे गूगल के साथ, अब गूगल के तहत काम कर रहे थे, उन्होंने मॉडरेशन पॉलिसी को सख्त, स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, मॉडरेशन पॉलिसी को। लेकिन जावेद करीम जो यूट्यूब से दूरी बना चुका था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्टैनफोर्ड में इन सबको चिंता से देख रहा था, चिंता के नजरिए से। तो उसने एक दोस्त से कहा, यूट्यूब लोगों की आवाज था,
लेकिन अगर हम इसे बहुत काबू करेंगे, कंट्रोल करने लगेंगे, तो ये अपनी आजादी हमेशा के लिए खो देगा। अब 2011 आता है, तो 2011 में एक और तूफान आया, वो था गूगल प्लस का विवाद। अब गूगल प्लस, उसके बाद प्लस में क्या ऐड करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो गूगल ने यूट्यूब यूजर्स के अपने खाते को गूगल प्लस से जोड़ने के लिए मजबूर किया। गूगल ने यूट्यूब के जो यूजर्स थे वो तो आजाद थे, लेकिन उनको जोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यूट्यूब प्लस गूगल कर दिया गया। यूट्यूब गूगल एक ही है, ऐसा करने का उन्होंने मजबूर कर दिया कस्टमर को, ताकि उनकी सोशल नेटवर्किंग सर्विस उसको बढ़ावा मिले गूगल की। अब गूगल का ये फैसला यूजर्स और क्रिएटर्स के बीच भारी नाराजगी का कारण बन जाता है। जो यूजर थे उनके बीच भी, और जो सर्जन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, इन दोनों कम्युनिटी के बीच नाराजगी का कारण बन गया कि गूगल अलग है भैया, यूट्यूब अलग है, उनको जोड़कर आप अपनी चला रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। नाराज थे, बाकी तो कंपनी करती थी और लोगों का कुछ चलने वाला भी नहीं था। लेकिन कंपनी अगर अपनी मनमानी करती है तो फिर यूजर आजाद होता है, इसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, इसलिए वो छोड़ देते। इसलिए उन्होंने नाराजगी का कारण बनता है यहाँ पर। अब जो जावेद करीम था वो यूट्यूब से दूरी बना चुका था, लेकिन जावेद करीम हमेशा यूट्यूब की आजादी का पक्षधर था। वो उसी के पक्ष में आता था कि यूट्यूब आजाद होना चाहिए। इस बार चुप नहीं रहा गूगल प्लस वाले विवाद पर। उसने यूट्यूब पर एक कमेंट छोड़ी। अब ये फाउंडर की कमेंट थी, ऐसे वैसे लोगों की कमेंट नहीं थी, जिसमें उसने गूगल की इस पॉलिसी की आलोचना की। क्या अब मुझे अपने वीडियो देखने के लिए गूगल प्लस खाता बनाना होगा? यूट्यूब तो आजाद था, क्या गूगल प्लस अलग से अकाउंट बनाओगे तभी आप यूट्यूब यूज कर पाओगे? आज भी ऐसा ही है। अब ये गूगल का अकाउंट बनाते हो तभी आपको यूट्यूब पर एक्सेस मिलता है। एंड्रॉइड यूजर की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आईफोन यूज नहीं किया है, इसलिए इस तरह का है। तो उसने चिंता व्यक्त की, क्या अब मुझे अपने वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर गूगल प्लस अकाउंट बनाना होगा? उसने लिखा कमेंट में। उसके इस कमेंट में एक पुरानी दोस्ती का नयापन और एक सिद्धांत की दृढ़ता थी। दोस्तों आप भी देख सकते हो, ये चीज आप भी देख सकते हो, इसमें नयापन, दोस्ती का नयापन शुरू हुआ और एक सिद्धांत भी होना चाहिए और उसकी दृढ़ता होनी, वो आप देख सकते हो। अब फाउंडर की ये कमेंट वायरल हो जाती है और दुनिया ने देखा कि यूट्यूब का एक संस्थापक, फाउंडर जिसने उसे बनाया है, अपनी ही क्रिएशन, अपनी ही रचना के लिए लड़ रहा है। ये नौबत आई। अब स्टीव चैन और चाड हर्ले जो अभी भी यूट्यूब के साथ जुड़े थे, वो खुद इस विवाद के बीच फंसे हुए थे। वो खुद जब वे अपने ऑफिस में अकेले थे तो एक दिन रात स्टीव ने चाड हर्ले से कहा, जावेद सही है, लेकिन गूगल के साथ काम करने का मतलब है समझौते करते रहना। गूगल के साथ काम करना आसान नहीं है, समझौता करना ही पड़ेगा। चाहे हमारी वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, लेकिन गूगल बहुत बड़ी कंपनी है और उसके साथ समझौता यानी पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। वो जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना बेच दिया है जो हमने किया था वो। अब चाड ने जवाब दिया, चाड हर्ले ने जवाब दिया, हम समझौते कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब को लोगों का प्लेटफॉर्म रखना चाहिए और रखना है। उन्होंने गूगल के साथ मिलकर पॉलिसीज को संतुलित करने की कोशिश भी की, लेकिन ये रास्ता भी इतना आसान नहीं था। अब इन विवादों ने यूट्यूब को मजबूत भी किया और जाहिर भी किया, मतलब फ्री में एडवर्टाइजमेंट मिल गई। क्योंकि गूगल प्लस का ये दोस्तों विवाद भी जरूरी, वो साइकोलॉजी अलग होती है, कंपनी चलानी कैसी होती है, वो हजारों की तादाद में मैं आई बुक लेकर आऊंगा, वीडियो बुक लेकर आऊंगा कंपनीज पर, कि कंपनीज कैसे चलती है। कई बार विवाद भी पैदा करने जरूरी होते हैं, जैसे कि इन्होंने विवाद पैदा किया, लीगल था, ओके, लेकिन इन विवादों के कारण ये लोग मीडिया में आए और लोगों को पता चले कि ये भाई विवाद है क्या, यूट्यूब प्लस गूगल, और यूट्यूब क्या है, गूगल क्या है। लोग खोजने लगे यूट्यूब को, तो यूट्यूब देखा ये तो यार वीडियो का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें से उनको फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी मिले। तो कॉपीराइट सिस्टम बिल्कुल बेहतर एडवांस कर दिया उन्होंने। मॉडरेशन पॉलिसी जो थी उसको भी स्ट्रिक्ट कर दिया, और गूगल प्लस की जो पॉलिसी थी उसको आखिरकार वापस लिया गया। लेकिन आज वापस नहीं लिया, आज हमें यूट्यूब यूज करना है तो गूगल आईडी बनानी पड़ती है, ये मजबूरी में, क्योंकि अब तो वो दोनों भी अलग हो गए, जावेद करीम भी अलग हो गया, और आज तो गूगल के अधीन है सब कुछ, यूट्यूब का जिम्मा सारा का सारा।
तो इस तरह गूगल ने अपनी गूगल प्लस वाली पॉलिसी वापस ली, लेकिन इन विवादों में स्टीव चार्ड और जावेद को एक गहरी सबक भी सिखा दी कि आजादी और जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। ये आप भी सीख कर जाना। आजादी और जिम्मेवारी भी होनी चाहिए, जिम्मेवारी भी उठानी है और आजाद भी रहना है। अब लोगों को आप कोई ऐसी चीज देते हो जिसमें वो कुछ भी कर सकता है, ताकत देते हो, तो आपको जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक ताकत है जो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग और कोड वोड सब कुछ एआई के जरिए उनके पास एक ताकत है, बुद्धि की ताकत। तो उसका गलत उपयोग भी हो सकता है, लेकिन उसको जिम्मेवारी के साथ करना है। आजादी और जिम्मेवारी को आप कोई नई आगे जाके कंपनी खोलते हो तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आजादी और जिम्मेवारी के बीच संतुलन कैसे बनाए, ये चीज सीख कर जाना काम आएगी। अब जावेद की उस कमेंट ने यूट्यूब की आत्मा को जिंदा रखा। जावेद ने वो कमेंट किया था और वही स्टीव और चार्ड की मेहनत ने यूट्यूब को और ज्यादा मजबूत किया। अब सैन फ्रांसिस्को में उस रात जब जावेद की कमेंट ने इंटरनेट पर हलचल मचाई दी थी, तब स्टीव और चार्ड हर्ले अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़े थे। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, मानो उनके विवादों से हुए संघर्ष को सलाम कर रही हो। स्टीव चैन ने कहा, हमने इसे बनाया और अब हमें इसे बचाना भी है। बनाया तो है लेकिन अब बचाना भी है। अब चित्रकार चार्ड हर्ले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम जरूर बनाएंगे, बचाएंगे। जावेद करीम जो मिलो दूर था लेकिन अपनी कमेंट के साथ यूट्यूब की आजादी को बुलंद कर रहा था, वो भी। ये एक ऐसी जंग हुई, ये विवादों का एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ था जिसने यूट्यूब को पतंग की तरह जगाया। जैसे वीडियो आज जगते हैं ना, वायरल होते हैं ना, उसी तरह पतंग की तरह जगाया यूट्यूब को। अपने फ्री में एडवर्टाइजमेंट मिली, क्योंकि ये विवाद खड़ा हुआ तो वो मीडिया वालों ने उन्होंने जगह दी, कवर किया मीडिया वालों ने। अब दोस्तों 9वें चैप्टर में जानते हैं यूट्यूब ने पूरी दुनिया पर कैसे प्रभाव छोड़ा, ये मायने रखता है, इसलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो 9वां चैप्टर शुरू करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में 2007 के बाद, मैं थोड़ा एक अपना पर्सनल कॉन्टेक्स्ट सुनाता हूँ। 2007 में दूसरी कक्षा में था और वो मुझे पल बिल्कुल, वो घटना मुझे बिल्कुल याद है। हमारी एक दादी माँ थी और मेरा दोस्त था दिनेश करके। हम स्कूल गए थे और 4 बजे के बाद एक रिसेस मिलती है, एक थोड़ा टाइम मिलता है, 15-20 मिनट का छुट्टी मिलती है। तो हम गए और 2007 में मैं उस दादी ने उनके बेटे के बेटे को 2 रुपया दिया, 1 रुपया, और मैं भी ऐसे ही खड़ा था भिखारी की तरह, तो उन्होंने मुझे भी 1 रुपया दिया। ये 2007 का साल था और तब मुझे पता नहीं था कि ये साल कैसे गिने जाते हैं, वो मुझे पता नहीं था। लेकिन वो 2007 का साल था, वो मैंने उस कॉइन के ऊपर देखा, वो 2007 का कॉइन था। और वो दादी माँ तो अभी भी चल बसे, लेकिन उस कॉइन से मुझे पता चला कि ये 2007 चल रहा है। तो उस समय 2007 के बाद, उसके बाद 2008 में यूट्यूब एक छोटे से गैरेज से ताम झाम से निकलकर विश्व की हर गली, दुनिया के हर गली, हर घर तक पहुंच चुका था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जो न केवल मनोरंजन का सागर था, बल्कि सामूहिक एजुकेशन, कल्चर और सामाजिक जुड़ाव का एक सेतु भी बन चुका था दोस्तों। अब उस वक्त क्या होता था कि हमारे इंडिया में वो बड़े बड़े माइक, टेप रिकॉर्डर आते थे, तो उसमें गाने गुनगुनाए जाते थे। लेकिन वो गाने कहाँ से आते थे पता था? यूट्यूब से डाउनलोड किए जाते थे मेमोरी कार्ड में और फिर बजाए जाते थे। तो स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम, तीनों को-फाउंडर्स, जिन्होंने कभी एक डिनर की टेबल पर एक विचार की चिंगारी जलाई थी, अब देख रहे थे कि उनकी ये चिंगारी एक वैश्विक जंगल में आग का रूप ले चुकी थी। आग की तरह दोस्तों यूट्यूब फैला, इतना लोकप्रियता बढ़ी। यूट्यूब अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, दुनिया को लोकप्रिय बने ऐसा है, एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब की किसी ने एडवर्टाइजमेंट देखी आपने? हाँ, कई चीजें ऐसी होती है जिसमें एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ये दुनिया की पब्लिक थी। यूट्यूब जो था, यूट्यूब अब सिर्फ वेबसाइट नहीं थी, ये दुनिया की पब्लिक बन चुकी थी। तो इस तरह दोस्तों वेबसाइट नहीं थी, दुनिया की पब्लिक थी। जब आप प्रेस करते थे रेड बटन पर तो दुनिया की पब्लिक सामने आ जाती थी।
हर कोने से लोग यूट्यूब पर अपनी कहानियां बुन कर साझा कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। दिल्ली की तंग गलियों से में से एक युवा गायक अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहा था और उसे यूट्यूब पर लाखों लोग सुन रहे थे। आप सोचो, ये पॉसिबल था उस वक्त। आज हम जिस जनरेशन में जी रहे वो अलग था, आज अलग है। अब न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में एक माँ अपने बच्चे की पहली स्माइल इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रही थी। अपना बच्चा जन्मा था तो वो थोड़ी स्माइल करता है, तो वो उसने कैमरे में कैप्चर की और यूट्यूब पर अपलोड किया। टोक्यो, जापान, उसमें एक शिक्षक गणित के फॉर्मूला समझा रहा था और उस फॉर्मूला को सिर्फ उसका क्लास ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया के छात्र देख रहे थे। आप सोचो, यही तो था रिवॉल्यूशन। अब दोस्तों, यूट्यूब ने दूरी की जो सीमाएं होती हैं, जैसे अहमदाबाद से दिल्ली की दूरी है, उसको तोड़ दिया। यूट्यूब ने तोड़ दिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां हर आवाज को सुना जा सकता था, चाहे वह किसी गांव की हो या किसी महानगर की। चार्ड ने एक दिन स्टीव से कहा, जब वे अपने दफ्तर में एक भारतीय नृत्य वीडियो को कोई डांस कर रहा होगा हो, वो वीडियो देख रहे थे जो वायरल हो चुका था। ये वही है जो हम चाहते थे, जो हम चाहते थे वही हो रहा है। देख, लोग अपनी कहानियां बता रहे हैं दुनिया को और दुनिया भी देख रही है। और यहाँ से दोस्तों इस तरह शुरुआत हुई दोस्तों यूट्यूब की। आप भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म भारत में बना सकते हो। मैं एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो। क्या आप चाहते हो कि दुनिया की हर पुस्तक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में हो? क्या आप चाहते हो? अगर चाहते हो तो मुझे सपोर्ट करना और मुझसे जुड़े रहना और मेरे साथ जुड़े रहना। मैं ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठन ठन गोपाल हूँ, लेकिन विजन है और उसको काम भी कर रहा हूँ। अब यूट्यूब पर कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में जहां तक संसाधन नहीं होंगे तो यूट्यूब पर मैं ये काम करूंगा। और जब संसाधन होंगे तो अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाऊंगा, जिस पर हर बुक डॉक्यूमेंट्री वीडियो फॉर्मेट में होगी, जिसमें 3 ऑप्शन होंगे। लोग देख भी सकेंगे, उस बुक के टेक्स्ट को पढ़ भी सकेंगे और ऑडियो फॉर्मेट में ईयरफोन लगाकर पीठ के बल सोकर रात को सुन भी सकेंगे। आप सोचो, एजुकेशन आपकी जेब में हो जाएगा दोस्तों। इतना रिवोल्यूशनरी आइडिया लेकर चला हूं मैं, सपोर्ट करना जरूर करना। अब यूट्यूब ने दूरी की सीमाओं को तोड़ दिया, एक बहुत बड़ा मंच बन गया। तो दोस्तों, यूट्यूब पर पूरी दुनिया अपनी कहानियां शेयर कर रही थी और दुनिया देख रही थी वीडियो सबके। तो स्टीव जॉब भी यूट्यूब के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में जुटा था। उसने जवाब दिया उस चार्ड हर्ले को। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत हुई है दोस्त, हमें इसे और बड़ा करना है। जैसे यूट्यूब ने क्रिएटर्स को सशक्त किया। लोग जो पहले कभी कैमरे के सामने नहीं आए थे, अब अपने वीडियो बनाकर लाखों लोगों तक पहुंच सकते थे। अब मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप कैसे करना है, वो मेहंदी बनाते हैं ना, हाथ पर मेहंदी लगाते हैं, उसकी डिजाइन वो सीखना है तो वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आपको रसोई बनाना सीखना है वो भी यूट्यूब पर कोर्स मिल जाएगा। सब कुछ दोस्तों आज यूट्यूब पर मिलने लगा है। वैसे यूट्यूब क्रिएटर्स को सशक्त किया था यूट्यूब ने। लोग जो कभी कैमरे के सामने नहीं आए थे, अब वीडियो बनाकर लाखों लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचा रहे थे। मेकअप ट्यूटोरियल कि मेकअप कैसे करना है, तो वो वहां से लेकर डाई होम डेकोर। अब डाई तो वो आती है जो बालों में लगाई जाती है, तो वो कैसे लगाना है। और होम डेकोरेशन यानी घर को सजाना कैसे है। कई लोगों का शौक होता है, ज्यादातर हमारे देश में कल्चरल जो स्त्रियां होती है उनको घर को सजाने में बहुत मजा आता है, तो वो भी सीखने को मिलता है कि डेकोरेशन कैसे करना है। यहाँ तक कि यूट्यूब ने हर शौक, जो जिसका जो शौक है, कि किसी को डेकोरेशन का शौक है, किसी को चित्रकारी का शौक है, तो वो सब कुछ उसको एक धंधे में तब्दील कर दिया यूट्यूब ने। भारत में यूट्यूब ने स्टैंड अप कॉमेडी और खाना बनाने की वीडियो के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें लोकल जो क्रिएटर्स थे उनको विश्व पूरी दुनिया के सितारे बना दिया यूट्यूब ने। लेकिन यूट्यूब का प्रभाव सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि ये एक सामाजिक रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन चुका था। 2008 की अगर बात करें तो 2008 के अमेरिकी चुनाव में भी, अमेरिका का जो चुनाव हुआ उसमें भी शायद बराक ओबामा का चुनाव हुआ होगा 2008 का, जहां तक मुझे याद कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी तो उम्मीदवार जो थे पार्टी के, उन उम्मीदवारों ने यूट्यूब का इस्तेमाल करके अपना विजन जनता तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का उपयोग किया। आप दोस्तों देखो सोशल मीडिया की ताकत,
उन्होंने अपना विजन शेयर किया। कोई नेता है या नहीं अपना विजन शेयर कर सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं एक सपना लेकर चल पड़ा हूँ कि मैं वीडियो बुक बनाऊंगा। वीडियो बनाना शुरू किया, अब यूट्यूब से सफर शुरू हुई, आगे कहाँ जाएगी खुदा जाने। तो अब जानते हैं मिस्र और ट्यूनिशिया, उसमें अरब स्प्रिंग आई थी। अरब स्प्रिंग, अरब के देश, वहां पर स्प्रिंग आई थी। वो स्प्रिंग नहीं, लेकिन ये कोई घटना थी, एक वेव था कोई राजकारण का। तो उसके लिए मैं एक अलग बुक बनाऊंगा। इस एक शब्द में इसकी स्टोरी कवर नहीं की जा सकती। तो उस अरब स्प्रिंग के दौरान जो एक्टिविस्ट थे, प्रदर्शनकारी थे, जो थे आंदोलन करने वाले, उन्होंने यूट्यूब पर अपनी कहानियां शेयर की, अपने आंदोलनों के वीडियो अपलोड किए और दुनिया को अपनी जंग की सच्चाई दिखाई। और पूरी दुनिया ने देखा कि लोग कितनी तकलीफ में जी रहे हैं। ये यूट्यूब से संभव हुआ, एक सेतु जिसने दुनिया समाज को जोड़ा। अब जावेद करीम ने एक इंटरव्यू में कहा, यूट्यूब लोगों की ताकत है। यूट्यूब किसकी ताकत है? खुद की नहीं, लोगों की ताकत है। जावेद अब यूट्यूब से दूरी बना चुका था, लेकिन उसकी आजादी को देखकर गर्व महसूस करता था वो भी। उसने आगे कहा था, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन लोग इसे अपनी आवाज बना रहे हैं। ये एक जन आंदोलन दोस्तों बन गया। इस वैश्विक पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ा इसका, यूट्यूब का, जिसने स्टीव और चार को भी बदल दिया। वे अब सिर्फ एक टेक एक्सपर्ट या डिजाइनर नहीं थे, वे एक ऐसी दुनिया के सर्जक थे, एक ऐसी चीज के सर्जनहार थे जहां हर कोई क्रिएटर था। हर कोई आदमी यूजर भी क्रिएटर था और कोई भी क्रिएटर था, राजा से लेकर प्रजा तक सब लोग क्रिएटर थे यूट्यूब के। लेकिन यूट्यूब की इस अचीवमेंट, इस उपलब्धि के साथ जिम्मेवारी भी आई। यूट्यूब को न केवल टेक्नोलॉजी रूप से मजबूत करना था, बल्कि सामाजिक और नैतिक सवालों का जवाब भी देना था। दोस्तों, नीतिमत्ता अगर खो देता है कोई भी आदमी या कंपनी, तब उसकी जगह लोगों के दिल में नहीं रहती है, बकवास बन जाता है फिर। इसलिए जिम्मेवारी और नीतिमत्ता के साथ काम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें गलत सूचनाएं, अब नीतिमत्ता की बात आती है तो गलत सूचनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, नफरत भरे भाषण, जैसे आतंकवादी लोग ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो यूट्यूब पर ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे, वो पूरे के पूरे ट्रेंड होते हैं वीडियो। उनको पता होता है कि हम ऐसा बोलेंगे आदमी के गले उतर जाएगा। ऐसे ऐसे भाषण और प्राइवेसी की चिंताएं यूट्यूब के सामने नई चुनौतियां थी। अब दोस्तों, यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी बात कर सकता है, लेकिन आदमी बाटली में भी उतर सकता है, किसी को कुछ अच्छा भी सिखा सकता है। वो लोग पहले से साइकोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग जो बोलते हैं आकर, उनको पता है कि हम ऐसा बोलेंगे तो वो उनके मन में निर्णय ऐसा होगा। वो सब कुछ अध्ययन करके बोलते हैं, सोची समझी साजिश कही जा सकती है इसे। तो इस तरह यूट्यूब के सामने अब जिम्मेवारी भी थी इन सारी चीजों को संभालने की, इन चिंताओं को। तो इसको लेकर स्टीव ने एक मीटिंग में कहा था, हमने एक दरवाजा खोला, लेकिन अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि ये दरवाजा समाज को सही दिशा में ले जाए। समाज को बर्बाद करने के लिए हमने यूट्यूब नहीं बनाया है। ये यूट्यूब समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाए, ये टेक्नोलॉजी। अब यूट्यूब की इस सफर में अभी तक की जो मैंने बताई, इस सफर में स्टीव चैन और चाड हर्ले गूगल के साथ मिलकर काम कर रहे थे यूट्यूब पर, जबकि जावेद करीम उन्होंने अपनी नई राह चुन ली थी। फिर भी तीनों के विचार अभी भी यूट्यूब में जीवित थे और है और रहेंगे। हर वीडियो, हर क्रिएटर, हर दर्शक उनके उस विचार का हिस्सा था, जो एक डिनर पार्टी की टेबल पर शुरू हुआ था एक विचार। अब सैन फ्रांसिस्को की एक शाम, जब स्टीव और चाड हर्ले अपने दफ्तर में बैठे थे, एक स्क्रीन पर दुनिया भर के वीडियो चमक रहे थे और उन्होंने कहा, हमने इसे बनाया। स्टीव ने कहा कि हमने इसे बनाया। उसकी आवाज में गर्व भी था, आश्चर्य भी था। चाड हर्ले ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, दुनिया ने इसे बनाया है। हमने तो सिर्फ एक कैनवास दिया था, खाली प्लेटफॉर्म दिया था। यूट्यूब पर वीडियो तो दुनिया ने बनाए हैं, हमने तो बस एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अब यूट्यूब अब केवल एक वैश्विक यानी वर्ल्ड वाइड और विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म तो था ही, जो न केवल मनोरंजन यानी फिल्में देखने के लिए, बल्कि एजुकेशन, जनता जागरण और बदलाव का नजरिया बन चुका था। आज किसी को भी आप वो दबा नहीं सकते हो, किसी की आवाज दबा नहीं सकते हो, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी आदमी को अगर कुछ तकलीफ होती है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और पूरी दुनिया देखती है कि इसको न्याय मिलना चाहिए या नहीं। अब देखो, स्टीव, चाड और जावेद करीम की मेहनत का फल और दुनिया को एक
तोहफा था। तीनों दोस्त स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम ने एक तोहफा दिया लाल बटन का, यूट्यूब को। तो यूट्यूब का तोहफा दिया दुनिया को, एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी मायने रखती थी और हर आवाज को सुना जाता था। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यूट्यूब की अचीवमेंट अब भी जारी थी और दुनिया भी इसके साथ नई ऊंचाइयों को छूने वाली थी। तो ये था दोस्तों चैप्टर 9 और अब बढ़ते हैं 10वें चैप्टर की ओर और 12 चैप्टर की बुक है, जिसमें ये 10वां चैप्टर, तीन बंदों के संगम ने यूट्यूब बनाया और बाद में तीनों दोस्त अलग कैसे हुए, इसके बारे में जानते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका, सिलिकॉन वैली, वहां पर सुनहरी धूप में 2007 के बाद का समय यूट्यूब के लिए एक नया अध्याय था। गूगल के एक्विजिशन में स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम को न केवल धन दौलत दी थी, बल्कि एक नई पहचान भी दी। वे अब सिर्फ तीन दोस्त नहीं थे जिन्होंने एक गैरेज में विचार बोया था, वे उस क्रांति के सर्जक थे जिसने दुनिया को बदल दिया। लेकिन इस अचीवमेंट के बाद, इस इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद उनकी राहें अलग होने लगी, उनके रास्ते अलग होने लगे, तीनों दोस्त अलग हो गए बाद में। यूट्यूब अब दुनिया का प्लेटफॉर्म था और स्टीव, चाड और जावेद अपने अपने सपनों की नई उड़ान की तलाश में निकल पड़े। चाड हर्ले, जिनके डिजाइन ने यूट्यूब को एक सहज यानी बिल्कुल इजी और सुंदर चेहरा यानी इंटरफेस दिया, जो उसने अपने क्रिएटिव जुनून को नई दिशा दी। वो चाड हर्ले ने साल 2010 में चाड हर्ले ने यूट्यूब के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। लेकिन उनकी आत्मा अभी भी सर्जन में बसी थी, कुछ न कुछ नया सर्जन करने में बसी थी। यूट्यूब तो बना दिया, अब दूसरा कुछ सर्जन करने में बसी थी। तो चाड हर्ले ने 2010 के बाद सीईओ के पद के रूप में इस्तीफा देने के बाद मिक्स बिट नाम की एक नया स्टार्टअप कंपनी शुरू किया, जो लोगों को छोटे वीडियो क्लिप्स को मिलाकर नई कहानियां बनाने की सुविधा देता था। मिक्स बिट नाम का उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था। चाड हर्ले ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं चाहता हूं कि लोग क्रिएटिविटी से भरे, क्रिएटिव लोग हो। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी यूट्यूब के डिजाइन बनाते समय थी। लेकिन जहां तक ये चाड हर्ले की बात है, तो उनका स्टार्टअप मिक्स बिट यूट्यूब की तरह सफल नहीं हो पाया। सिलिकॉन वैली की कठोर दुनिया में चाड हर्ले ने सबक सीखा कि हर सपना आसमान नहीं छूता है, हर सपना सफल नहीं होता है, कुछ ही होते हैं गिने चुने। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वे एक इन्वेस्टर बन गए, नए उद्यमियों को समर्थन दिया। जैसे नया कोई बना रहा है तो उनको फाइनेंशियल हेल्प देना शुरू किया और फैशन और खेल जैसे क्षेत्रों में भी अपना कदम रखा चाड हर्ले ने। चाड हर्ले की राह अब यूट्यूब से अलग हो गई थी, लेकिन उसकी आंतरिक जो क्रिएटिविटी थी वो अभी भी दुनिया को इंस्पायर कर रही थी। स्टीव चेन, जिनके कंप्यूटर कोड, वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था, तो उसने यूट्यूब की फाउंडेशन रखी थी। उन्होंने भी अपनी नई राह चुनी। 2011 में यूट्यूब छोड़ने के बाद स्टीव चेन ने इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की दुनिया में कदम रखा। AVOS सिस्टम्स नाम की एक कंपनी या स्टार्टअप का उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, जो टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देता था, फाइनेंशियल हर प्रकार का समर्थन देता था। लेकिन स्टीव का दिल हमेशा नई प्रतिभाओं को पंख देने में रुचि लेता था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर टैलेंट है उनको सपोर्ट करो। ये स्टीव चेन का विचारधारा थी, ये उनकी प्रतिभा थी और उसमें उन्होंने अपना काम शुरू किया। उन्होंने सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया, खासकर उनमें जो टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को जोड़ते थे। स्टीव ने एक बार कहा था, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो हमारी तरह सपने देखते हैं। ये व्यक्ति ताइपे से सिलिकॉन वैली की ठंडक में आया था। ये व्यक्ति स्टीव चेन ताइपे से अमेरिका आया था, सिलिकॉन वैली, और सिलिकॉन वैली की ठंडक में आया था, क्रिएटिविटी सर्जन की दुनिया में। तो स्टीव चेन की उनकी गहरी सोच के कारण, तो स्टीव की नजर और उनकी सोच हमेशा गहरी होती थी और वो भविष्य पर टिके हुए होते थे उनके विचार। और यूट्यूब उनके लिए एक ऐसा बीज था जिसके फल अब नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे थे। वो फल उनको नहीं मिले, दूसरों को मिले। जावेद करीम तीसरा, जो हमेशा से सबसे गहरे विचारक थे, तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। गूगल एक्विजिशन, यूट्यूब का एक्विजिशन हुआ, उसके बाद जावेद ने यूट्यूब से दूरी बना ली और स्टैनफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी कर दी। 2008 में उन्होंने याउन नाम की एक कंपनी स्टार्टअप है, वो मैं बताता हूँ, उसकी स्थापना की। याउन की एक स्टार्टअप था जो युवा एंटरप्रेन्योर्स को समर्थन देता था, जो युवा
कुछ नया उद्यम शुरू करते हैं उनको समर्थन देते थे जावेद करीम। तो जावेद करीम ने वैसे सुर्खियों से दूरी बनाए रखी कि मुझे पब्लिक लाइफ नहीं जीनी है, इसलिए उन्होंने सुर्खियों से दूरी बनाए रखी। फिर भी उनकी आत्मा यूट्यूब मंच के साथ जुड़ी तो रही। उनकी मशहूर वो कमेंट गूगल प्लस विवाद के दौरान आई थी, जब उन्होंने यूट्यूब की स्वतंत्रता आजादी की रक्षा की थी। वह दिखाती थी कि वे अभी भी अपने सपने के प्रति वफादार थे। जावेद ने एक दोस्त से कहा कि मैं शोर में विश्वास नहीं करता, मैं चाहता हूं कि मेरे काम बोले। तो सचिन तेंदुलकर की तरह मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बोलेगा, इसी तरह मेरा काम बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो जावेद करीम की इस शांत राह ने उन्हें सिलिकॉन वैली के चमकते सितारों के से अलग रखा। फिर भी उनकी विरासत यूट्यूब में हमेशा जीवित थी। उन्होंने दुनिया को एक विरासत दी, एक सर्जन करके दिया। भाई यही तो मायने रखता था। तो अब दोस्तों मैंने तीनों की अलग अलग राहें गिनाई आपको, तीनों अलग रास्तों पर थे, लेकिन यूट्यूब उनका एक मिला हुआ सर्जन था, तीनों का सर्जन था। सैन फ्रांसिस्को के एक छोटे से दफ्तर में जहां स्टीव और चार्ड कभी कभी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मिलते थे, वे यूट्यूब की सफलता को देखकर गर्व महसूस करते थे कि हमने यार कर दिखाया, कुछ तो किया। अब स्टीव ने एक दिन चार्ड से पूछा, कभी सोचा था कि हमारी गैरेज का सपना इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया तक वो सपना पंख फैलाएगा? ऐसा सोचा था? स्टीव ने एक दिन चार्ड से पूछा। तो चार्ड हरले ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उस वक्त पता था कि हम कुछ खास बना रहे थे। उस वक्त इतना विश्वास था। तो जावेद करीम जो उस समय मीलों दूर था, अपने काम में डूबा हुआ था, अपने जो मैंने बताया वो उसी रास्ते पर था, लेकिन उसकी आत्मा मी एट द जू, उसका 19 सेकंड का वीडियो उसमें बसी थी। दुनिया का यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो। तीनों की नई राहें तो उनके सपनों का विस्तार थी, उनके नए नए अलग अलग एम्बिशन जो होंगी उसका एक्सपेंशन थी। चित्रकार चार्ड की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, स्टीव की टेक्नोलॉजी, दूरदर्शिता और जावेद करीम की शांति से भरी जिज्ञासा। ये बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, जिज्ञासा शांति से भरी हुई होती है ना, तब मजेदार हो जाता है। ये तीनों वे रंग थे जिन्होंने यूट्यूब जैसा लाल रंग बना दिया, लाल रंग का एक बटन बना दिया। कहीं भीड़ में कहीं खड़े होते हैं तो हमें लाल बटन जरूर याद आता है। उन बंदों की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उन लाखों क्रिएटर्स की थी जो यूट्यूब पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। सिलिकॉन वैली की हवा में जहां नए विचार हर दिन जन्म लेते थे, स्टीव चार्ड और जावेद करीम की यूट्यूब की विरासत पूरी दुनिया को चमका रही थी और पूरी दुनिया में चमक रही थी। वैसे तो बाद में अभी मैंने बताया उस तरह, और शुरुआत में भी उन तीनों की राहें भले ही अलग थी, लेकिन उनका सपना एक था। उनका सपना एक था कि एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी की रजिस्ट्री मायने रखती थी, हर कहानी की रजिस्ट्री। आज आप देखो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इन सब पर आप रजिस्ट्री ही है आपकी, आप हाजिर हो, जिंदा हो, ये दुनिया को पता है। अब 11वें चैप्टर में जानते हैं यूट्यूब की विरासत। आज जो यूट्यूब है वही तो विरासत है, वो अमर क्यों हो गई? ऐसा तो क्या था कि अमर हो गई? तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को की गलियों में जहां कभी स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम ने एक गैरेज में सपनों की नींव रखी थी, अब यूट्यूब पूरी दुनिया में चमक रहा था। आज आपके हाथ में है, आपकी जेब में है। 2025 तक, आज तक, जहां तक मैं वीडियो बना रहा हूं, यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा था, बल्कि एक कल्चरल पावर, एक विश्व स्तरीय रिवोल्यूशन और लाखों लोगों की आवाज का आईना बन चुका था। ये आईना है एक प्रकार का, जब प्रेस करते हो लाल बटन को, तो ये आईना है दुनिया का, दुनिया दिखती है आपके सामने स्क्रीन पर। ये उन्होंने कर दिखाया दोस्तों। ये वह मंच था, ये वह प्लेटफॉर्म था जहां एक बच्चे की हंसी से लेकर बड़े सामाजिक आंदोलनों की चीखों तक, शायद मैं तो कहता हूँ 1947 में जब देश आजाद हुआ भारत, तो भारत का अगर गांधी जी को यूट्यूब मिल जाता तो हमें आजादी मिलने में शायद इतनी परेशानी न होती। एक ये कल्चरल पावर, विश्व स्तरीय क्रांति और लाखों लोगों की आवाज का आईना बन चुका, और हंसी से लेकर सामाजिक आंदोलनों की चीखों तक हर कहानी को जगह मिली यूट्यूब पर। स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम, इनको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये किया है, और क्रेडिट उनको जाना चाहिए दोस्तों, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। उनकी तो शायद चैनल भी नहीं होगी यूट्यूब पर। तो स्टीव चार्ड और जावेद करीम का वो सपना जो कभी एक डिनर पार्टी की टेबल पर एक विचार मात्र था, अब दुनिया के हर कोने में हकीकत के रूप में मौजूद था।
वो विचार उस वक्त हकीकत बनना ये पॉसिबल ही नहीं, लेकिन आज हकीकत बनकर आपके सामने है दोस्तों। यूट्यूब की विरासत 3 बंदों की कहानी थी। यूट्यूब की विरासत यूट्यूब नहीं, उनके 3 बंदों की कहानी थी। इसलिए तो मैं ये 3 बंदों की बायोग्राफी भी लेकर आऊंगा, लेकिन बायोग्राफी पर मैंने अभी फोकस नहीं किया है दोस्तों। अभी मैं हर कंपनी पर बुक लेकर आने वाला हूँ और यही मिशन है। आगे जब मेरे पास टीम होगी तो मैं हर सेक्टर में हाथ आजमाऊंगा। मेरा बैनर भी देख लेना चैनल का, नॉलेज माइनिंग लिखा हुआ है। नॉलेज माइनर हूँ मैं तो, जैसे कोल माइनर होता है काले भुट्टे, बिल्कुल उस तरह मैं भी नॉलेज माइनिंग करता हूँ दोस्तों। तो जावेद करीम और 3 बंदों का सपना जो कभी एक डिनर पार्टी की टेबल पर विचार मात्र था, दुनिया के सामने हकीकत के रूप में मौजूद था। यूट्यूब की विरासत 3 बंदों की कहानी थी, लेकिन इसके साथ पूरी दुनिया की कहानियां भी यूट्यूब का हिस्सा बन गई। आप सोचो, यूट्यूब ने न केवल मनोरंजन को बदला, बल्कि शिक्षा, एजुकेशन, व्यवसाय, बिजनेस, सामाजिक बदलाव, सोशल रिवोल्यूशन, उनको एक नया आयाम दिया दोस्तों यूट्यूब ने। भारत में जहां स्मार्टफोन और इंटरनेट ने गांव गांव तक पहुंच बनाई, यूट्यूब एक सबका गुरु बन गया। यूट्यूब सबका गुरु बन गया दोस्तों। इसके लिए कान पकड़ने पड़ेंगे। जब जियो लॉन्च हुआ, सब ने 1500 रुपये में इंटरनेट मिल रहा था, तो यूट्यूब पर सब लोगों ने यूजर बढ़ गए यूट्यूब के। और सामाजिक बदलाव यहाँ तक सीमित नहीं रहा, किसान खेती के नए तरीके सीखने लगे, तो स्टूडेंट मुफ्त में गणित और विज्ञान के पाठ पढ़ने लगे, और युवा उद्यमी अपने छोटे छोटे व्यवसायों को यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे। अब सोचो, छोटे छोटे बिजनेस को यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे। और मैं आने वाले समय में जो 500 रुपये में फिजिकल बुक मिलती है, वो मुफ्त में मैं एडिशन पर भी, और 1200 रुपये सब्सक्रिप्शन होगा हमारी एप्लीकेशन का। दुनिया की हर किताब आपकी जेब में होगी, ये मेरा वादा है। अगर लेकिन सपोर्ट करना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टीव, एक बार जब वह एक भारतीय यूट्यूबर के वीडियो देख रहा था जो गांव में सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी सीख रहा था, वो लड़का, तो स्टीव ने कहा था, यूट्यूब एक मुफ्त यूनिवर्सिटी है। हमने इसे बनाया, लेकिन दुनिया ने तो इसे अपना लिया। हमने इसे बनाया और दुनिया ने अपना लिया। यूट्यूब ने क्रिएटर्स को स्टार बना दिया। दिल्ली की एक गृहिणी गृहिणी जो अपने रसोई घर से खाना बनाने की वीडियो बनाती थी, अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी दोस्तों, वो गृहिणी। मुंबई का एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसे कभी मंच न मिला, जिसे कभी स्टेज न मिला, अब आसानी से दुनिया को हंसा रहा था। यूट्यूब ने हर किसी को एक मंच और एक समान अवसर दिया दोस्तों। आपके पास भी अवसर है, मौका है कुछ करने का, अपना टैलेंट दुनिया तक ले जाने का। चाहे वह कोई गायक हो, नर्तक हो या कहानीकार। चाड हर्ले ने एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में कहा, उनकी आवाज में गर्व तो था। ये वही है जो हम चाहते थे, एक ऐसी जगह जहां हर कोई अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकता है। ये चाड हर्ले ने कहा था, फाउंडर ने। यूट्यूब की विरासत सिर्फ व्यक्तिगत अचीवमेंट तक सीमित नहीं थी दोस्तों, बल्कि ये सामाजिक बदलाव का एक हथियार बन गया, सबका हथियार बन गया। समाज से लड़ना है, कुछ रिफॉर्म करना है, कुछ बदलाव करना है, कुछ नया करना है, तो ये एक हथियार है और इससे आप लड़ सकते हो। अब जो अरब स्प्रिंग हुई, मिस्र और ट्यूनिशिया के अरब स्प्रिंग हुई, उससे लेकर भारत में सामाजिक जनता जागरण के अभियानों तक यूट्यूब ने लोगों को उनकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाने का साहस दिया सबको, कि सच्चाई ये है। आप देखो, दुनिया देख रही थी। साल 2020 में जब दुनिया महामारी पेंडेमिक में की चपेट में आई, तो यूट्यूब ने लोगों को आभासी वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ते हुए रखा यूट्यूब ने, क्योंकि डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते थे, लॉकडाउन था, आइसोलेट कर दिए गए थे सब लोगों को पेंडेमिक के कारण, कोरोना महामारी पेंडेमिक के कारण। तो यूट्यूब पर डॉक्टरों ने हेल्थ की से रिलेटेड कंसल्टेंसी दी, शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाएं चलाई, वो तो मैंने भी देखा दोस्तों, और लोग अपने घरों से योग और कला सीखने लगे। जावेद ने एक दुर्लभ प्रकार का इंटरव्यू था, उसमें कहा था, यूट्यूब एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा पुल जैसा है, ये दुनिया को एक दूसरे के करीब लाता है। जावेद अब भी अपनी शांत जिंदगी में डूबा हुआ था। यूट्यूब की इस विरासत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को भी बदला, और यूट्यूब ने दिखाया कि इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं का भंडार नहीं है भाई, बल्कि कहानियों का समंदर भी है, हो सकता है। इसने अन्य कंपनियों को भी प्रेरित किया कि वे यूजर की भलाई पर केंद्रित मंच बनाए। लेकिन यूट्यूब के पास इस उपलब्धि के साथ जिम्मेवारियां भी आई।
गलत सूचनाएं, नफरत भरे भाषण, प्राइवेसी की चिंताओं ने यूट्यूब को लगातार सीखने और बेहतर होने के लिए मजबूर किया, और ये जरूरी था। दोस्तों, स्टीव चैन ने एक बार कहा था, हमने एक दरवाजा खोला और अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये दरवाजा इंसान को सही दिशा में ले जाए। स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद करीम अब अपनी अपनी राहों पर थे, अपने अपने रास्ते पर थे, लेकिन यूट्यूब उनकी साझा विरासत दुनिया के सामने था। सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने दफ्तर में जहां दीवारों पर अभी भी उनके शुरुआती दिनों की यादें बसी थी, स्टीव और चाड कभी कभी मिलते थे वहां, उस जगह पर जहां उन्होंने इसका बीज बोया था। यूट्यूब की विरासत एक ऐसी घटना थी जो स्टीव, चाड और जावेद से शुरू हुई, लेकिन अब पूरी दुनिया उसे अपने गंतव्य तक ले जा रही थी। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां सपने उड़ान भरते थे और आवाजें गूंजती थी। सैन फ्रांसिस्को की उस शाम जब शहर की रोशनी चमक रही थी, यूट्यूब की सफर एक अनंत गाथा बन चुकी थी दोस्तों। अब भी अनंत गाथा है। वहां पर स्क्रॉल करते हो तो उसका एंड नहीं आता है, कभी नहीं आएगा, पूरी जिंदगी खपा दोगे तब भी। ये एक ऐसी विरासत थी जो न केवल टेक्नोलॉजी को बल्कि इंसानियत को भी जोड़ रही थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये हर नए वीडियो, हर नई आवाज के साथ और बड़ी होती जा रही है। अब दोस्तों, 12वां चैप्टर जिसमें हम जानते हैं इनफाइनाइट, अनंत की ओर। सपने अनंत होने चाहिए। स्टॉप माइलस्टोन होते हैं, लेकिन अनंत होने चाहिए। तो अनंत सपने क्या है? एक दिन सैन फ्रांसिस्को की सांझ ढल रही थी और शहर की रोशनी एक बार फिर उस सर्जन को सैल्यूट ठोक रही थी जो कभी 3 दोस्तों के दिल में जन्मी थी। साल 2025 तक यूट्यूब एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक बन गया। ये एक ऐसी दुनिया बनी जहां हर सपना, हर कहानी और हर आवाज को पंख मिल रहे थे दोस्तों, उड़ान मिल रही थी। स्टीव चैन, चाड हर्ले और जावेद करीम, जिन्होंने एक गैरेज में कोड और कॉफी के बीच यूट्यूब की फाउंडेशन रखी थी, वो तो अब अपनी अपनी राहों पर थे, लेकिन उनका साझा सर्जन, उनका शेयर किया हुआ सर्जन जो मीट एट द जू नाम के वीडियो, 19 सेकंड के वीडियो से शुरू हुआ था, अब अनंत संभावनाओं की ओर जा रहा था। जो हमने पैंडेमिक के दौरान देखा, ऑनलाइन की दुनिया में हम जुड़े रहे, उस दौरान आइसोलेटेड होते हुए भी जुड़े रहे। ये यूट्यूब का कमाल था। 3 बंदों ने दुनिया को एक ऐसी विरासत दी जो समय की सीमाओं को पार कर चुकी थी। यूट्यूब ने दुनिया को बेशक बदल दिया, उसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, संशय नहीं है, इसने बदल दिया, जरूर बदला। और ये एक ऐसी जगह थी जहां दिल्ली का एक नौजवान अपनी कविता से लाखों दिलों को छू सकता था, जहां एक गांव की शिक्षिका अपने पाठों से दुनिया भर के बच्चों को बढ़ा सकती थी, और एक माँ की हंसी अपने बच्चे के साथ पूरी दुनिया को हंसा सकती थी। आप सोचो, और मैं पूरी दुनिया की जेब में दुख डाल सकता हूँ ये यूट्यूब के कारण। और थैंक यू, वेरी 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 मच थैंक यू यूट्यूब कहना चाहूंगा मैं तो। क्योंकि दोस्तों, जब मुझे यूट्यूब मिला तब मुझे भी कुछ मिल गया, मुझे बहुत कुछ मिल गया, जीने के लिए जिंदगी मिल गई, ऐसा कह सकते हैं हम। अब ये एक यूट्यूब क्रिएटर को अवार्ड मिलता है, तो इस सम्मेलन में जहां नए क्रिएटर्स को सम्मानित किया जा रहा था, तब चाड हर्ले ने कहा था, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया लेकिन दुनिया ने इसे एक घर बना दिया अपना। स्टीव चैन, जो अब सिलिकॉन वैली में नए सपनों को पंख दे रहा था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये हमारा सपना था लेकिन अब ये सबका है, आप सबका है, आपको इसे बढ़ाना है आगे। जावेद करीम, जो अपनी शांत दुनिया में बिल्कुल पब्लिसिटी से दूर रहना पसंद करता था, लेकिन यूट्यूब को दूर से देखता था। उसकी कमेंट गूगल प्लस और डिस्प्यूट के दौरान वो आई थी, जब उसने यूट्यूब की स्वतंत्रता की रक्षा की थी। अब भी लोग भूले नहीं थे उस चीज को। उसने एक दुर्लभ इंटरव्यू में कहा था कि यूट्यूब लोगों की आवाज है और आवाजें कभी बंद नहीं होती। जावेद की राह भले ही सुर्खियों से दूर थी, पब्लिसिटी से दूर थी, लेकिन उसका योगदान यूट्यूब के हर वीडियो में बसता था। वो मीट एट द जू का वो साधारण पल जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन की शुरुआत का पॉइंट बना, वीडियो बना, जावेद की जिंदगी का हिस्सा था। यूट्यूब की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की, वो तो छोड़ो, टेक्नोलॉजी की नहीं थी दोस्तों, ये इंसानियत के लिए कुछ करने के तरीके की कहानी थी कि इंसानियत के लिए कुछ करने का तरीका क्या है, ये यूट्यूब सिखाएगा आपको। वीडियो में भी सीखने को मिलेगा और यूट्यूब की इस कहानी में से भी आपको सीखने को मिलेगा कि दुनिया को बदलने का तरीका क्या है। उन्होंने बदला यूट्यूब बनाकर,
फिर आप भी बदल सकते हो, खुद कर सकते हो। इसने दिखाया कि एक छोटा सा विचार अगर साहस, इसको ध्यान से सुनना, साहस और सहयोग से अमल किया जाए, अप्लाई किया जाए उस आइडिया पर, तो दुनिया जरूर बदल सकती है दोस्तों, दुनिया बदल सकती है। जो आपने सपना देखा है वो साकार हो सकता है। साहस होना चाहिए, हार नहीं माननी है, दृढ़ संकल्प रहना है। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, स्टीव चैन, चार्ल्स हर्ले और जावेद करीम, जिसने एक गैरेज में शुरू किया बिना बड़े संसाधन, कोई उनके पास बड़े संसाधन नहीं थे, बिना किसी गारंटी के, कोई गारंटी भी नहीं थी कि सफल होगा ना होगा। टाइम बर्बाद थे, वैसे तो टाइम बर्बाद कर रहे थे, लेकिन वो टाइम की वो कुछ किया हुआ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाता, ये याद रखना आप, ये कुदरत का कानून है। उनकी दोस्ती, उनका विश्वास और उनकी जिद ने यूट्यूब से दुनिया को जोड़ दिया, जरूर जोड़ा। स्टीव ने एक बार कहा, जब वह एक स्कूल में बच्चों की टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे कुछ, कि हमने बस एक दरवाजा खोला, दुनिया ने उस दरवाजे से निकलकर अपनी कहानियां शेयर की। जैसे इस कहानी में भारत का भी खास रंग था। यूट्यूब ने भारतीय क्रिएटर्स को एक विश्व स्तरीय मंच दिया, भारतीय क्रिएटर्स को पूरी दुनिया तक पहुंचने का एक प्लेटफॉर्म दिया, और सबसे ज्यादा यंगस्टर भारत में है दोस्तों। गर्व करो और कुछ करो, यंगस्टर कुछ करो, फिर चाहे वह कॉमेडी हो, खाना हो या संगीत। यूट्यूब एक ऐसी जगह बनी जहां हिंदी, तमिल, मलयालम और बंगाली कम्युनिटी की आवाजें एक साथ गूंजती थी। और आज तो डबिंग वाला वो फीचर दिया है, जिसमें दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी भाषा में वीडियो बनाता है तो वो डब कर देता है यूट्यूब, और आप दुनिया का किसी भी कोने का वीडियो अपनी भाषा में देख सकते हो। ये भी फीचर दिया है, अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन और धन्यवाद यूट्यूब, थैंक यू यूट्यूब कहो। एक भारतीय यूट्यूबर ने कहा था, जिसके वीडियो ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया था, कि यूट्यूब ने हमें दिखाया कि हमारी कहानियां मायने रखती है। स्टीव, चार्ल्स और जावेद का सपना भारत की गलियों में भी, गांवों में और शहरों की तरह पूरी दुनिया में पहुंच चुका था। सैन फ्रांसिस्को की उस सांझ, जब स्टीव और चार्ल्स एक पुराने कैफे में बैठे थे, जहां कभी भी यूट्यूब की योजनाएं, बातें, विचार विमर्श, विवेचना करते थे, उनकी बातों में पुरानी यादें आती थी। तो वहां पर कभी सोचा था कि हमारा विचार, हमारा आइडिया और उस पर किया गया अप्लाई, अमल, उस विचार पर किया गया अमल इतना बड़ा होगा, ऐसा कभी सोचा था? स्टीव चैन ने पूछा ऐसा, एक पुराने पिज्जा बॉक्स को देखते हुए। तो चार्ल्स हर्ले ने जवाब दिया हंसते हुए, नहीं, लेकिन मुझे पता था कि हम कुछ खास बना रहे थे उस वक्त, उसको विश्वास था कि हम कुछ बना रहे। तो जावेद, जो उस समय मीलों दूर था, अपने काम में डूबा था, लेकिन उसकी आत्मा यूट्यूब के साथ ही थी, विरासत में तो था वो। तो यूट्यूब की कहानी एक प्रेरणा भी थी, और हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा थी जो सपने देखता है, हर उस इंसान के लिए जो अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। प्रेरणा सबके लिए है दोस्तों। स्टीव चैन, चार्ल्स हर्ले और जावेद करीम ने दिखाया कि सपने अनंत होते हैं, अगर उनमें साहस, सहयोग और विश्वास हो तो। सपने अनंत हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, एडवेंचरिज्म, सहयोग होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। कुएं में डुबकी लगा रहे हो तो विश्वास भी साथियों को होना चाहिए कि भैया इसमें रिस्क है, जोखिम है, लेकिन विश्वास से काम चलता है, कैलकुलेटेड रिस्क। तो उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा विचार अगर दिल से पाला जाए, उसको छोड़ना नहीं, दिल में रखना है, भीतर पनपते रहना चाहिए। तो वो आसमान को छू सकता है, वो विचार का चाहे जितना भी छोटा हो। जैसे ही सैन फ्रांसिस्को की रोशनी रात में तब्दील हो रही थी, यूट्यूब की पहुंच दुनिया भर में फैल रही थी। ये एक ऐसी कहानी थी दोस्तों, आई बुक में जो मैंने आज प्रस्तुत किया, वो शायद कभी खत्म नहीं होगी। मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली। यूट्यूब की हर नए वीडियो, हर नई आवाज और हर नया सपना इस कहानी को और आगे ले जा रहा है। स्टीव चैन, चार्ल्स हर्ले और जावेद करीम का सपना अब दुनिया का सपना है, अनंत, असीम और अमर सपना, जो कभी मरने वाला नहीं है। अब दोस्तों कंक्लूजन पर आते हैं इस आई बुक के। दोस्तों सोचो कि हमारे विकास के लिए और दुनिया को कुछ देने के लिए एक ऐसा विचार, ये मैंने एक्टिंग की है, एक ऐसा विचार पालना होगा जिससे दुनिया को कुछ नया सर्जन मिले। एक विचार पालकर निकल पड़ो दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी का। संन्यास लेकर सब कुछ छोड़ने के लिए जो आदमी निकल पड़ा था, उसको सब कुछ मिल गया, राजा बन गया देश का। सोचो
इसलिए कुछ करते रहो दोस्तों, और हजारों ऐसी स्टार्टअप कंपनी पर मैं आई बुक लेकर आऊंगा। जुड़े रहना दिल की गहराइयों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।